नमस्ते साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वारियर्स में। और बहुत ही प्रतीक्षित आपका वीडियो जो कि ज्योग्राफी भूगोल का पीवाईक्यू सेशन लेके आ रहे हैं, जिसमें कि आपको टीआरई 1 में 2 में यहाँ तक कि 3 में जो पेपर कैंसिल हुआ, सारे के प्रश्न आपको इंक्लूड करके चलेंगे। ना ही केवल प्रश्न देखेंगे, इसका एक सीरीज़ नहीं होगा, इसका कई पार्ट में आएंगे, 3-4 पार्ट इसका आएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन लेके आए, थोड़ा सा लंबा सीरीज होगा ये लोग, ठीक है। तो इसमें इतना प्यार दीजिए कि नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए हम मजबूर हो जाएं और जल्दी से जल्दी नेक्स्ट पार्ट ला के लाएँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत बच्चे जो हैं पीवाईक्यू सीरीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और ज्योग्राफी का ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का मेरा पीवाईक्यू आएगा। तो चलिए बताइए कि कैसे हैं सारे लोग और आप इस चीज़ के लिए तैयार है कि नहीं। सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, ठीक है। इसमें पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी के जितने ज्योग्राफी में सवाल पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर में टीआरई 1 2 3 में, सबके सवाल इसमें होंगे। कभी भी आप डिफ्रेंशिएट मत करिएगा कि ये प्रश्न जो है टीजीटी का है, पीजीटी में नहीं पूछेगा, या फिर 1 to 5, बिल्कुल नहीं भाई, पछताइएगा, क्योंकि एज ए टीचर एज ए मेंटर आपको मैं बता रहा हूँ बहुत ही रोना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। सारे प्रश्न को देखिएगा, उसके नीचे लिखा हुआ है किसमें पूछा गया है, और एंजॉय करिएगा सेशन को, और हम लोग एंजॉय भी करेंगे, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, प्रश्न कह रहा है कि भूकंप का मेजरमेंट करने के लिए कह रहा है कि भूकंप का मेजरमेंट हम किससे करते हैं। तो सबको पता है कि इस ज्योग्राफी में भी साइंस में भी एक क्वेश्चन, दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखिएगा कि भूकंप का मेजरमेंट जो किया जाता है किससे भाई, सिस्मोग्राफ से किया जाता है। किससे? सिस्मोग्राफ से। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर सिस्मोग्राफ और रिक्टर क्या है। तो देखिए, सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है और रिक्टर क्या है, इसका स्केल है, इसमें 2-3 स्केल लगे होते हैं। तो सिस्मोग्राफ से हम भूकंप का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बैरोमीटर से क्या मापिएगा भाई, वायु दाब को हम लोग किससे मेजर करते हैं, वायु दाब को हम लोग बैरोमीटर से मेजर करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मैनोमीटर से क्या मापिएगा, तो मैनोमीटर से गैसों के घनत्व को मापते हैं, गैसों के घनत्व को मापते हैं मैनोमीटर से। इसके अलावा आपसे पूछा जाए और भी कोई चीज़ें पूछी जाती है किससे क्या मेजर करते हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, यहाँ पर रुकिए एक मिनट थोड़ा सा। लैक्टोमीटर से हम क्या मेज़र करते हैं भाई, तो याद रखिएगा दूध का शुद्धता या फिर घनत्व, दूध का घनत्व। जब घनत्व पतला होगा तो शुद्धता और आपकी अशुद्धता पता चल जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्टीमीटर से, किससे भाई, अल्टीमीटर से क्या मेज़र करिएगा, थोड़ा सा लिखते भी चलिएगा आप लोग। अल्टीमीटर से हम वायुयान की ऊंचाई, कोई वायुयान है यानी कि हवाई जहाज़ है, उसकी ऊंचाई मेज़र करना है तो हम मापेंगे किससे, आपको अल्टीमीटर से मापते हैं। अगर बैरोमीटर का दाब मैंने बता ही दिया। अगर आपसे पूछा जाए पायरोमीटर से क्या मापते हैं, पायरोमीटर, तो पायरोमीटर से हम उच्च टेम्परेचर जो होता है उसको मेजर करते हैं। यूँ कह सकते हैं कि 1800 से 800 से लेके ऊपर का जो टेम्परेचर मेजर करते हैं हम लोग पायरोमीटर से मेज़र करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पूछता है आपको कि हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं भाई। तो अब कई बार एग्जाम में पूछा है कि 2 चीज़ें होता है, एक हाइग्रोमीटर और एक हाइड्रोमीटर। तो जब हाइग्रोमीटर कहा जाए तो आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से, लेकिन हाइड्रो कहा जाए, हाइड्रोमीटर, तो क्या मापते हैं भाई, घनत्व। क्योंकि आप लिखने पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि मैं जो लिख रहा हूँ हो सकता है कि आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बस एक्सप्लेन करने के चक्कर में पड़ा हूँ कि अधिक से अधिक आपका एक्सप्लेनेशन मैं कर सकूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। रिक्टर पैमाने की भूकंप के स्केल मापते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाए तो वोल्टमीटर या पोटेंशियोमीटर से हम क्या मापते हैं, सुनते चलेगा मेरी आवाज़, क्योंकि मैं हो सकता है पूरा नहीं लिखूँ। विभव, यानी कि हम लोग विभव को मापते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि लक्स मीटर से सर क्या मापते हैं, लक्स मीटर से हम मापते हैं प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की इंटेंसिटी, तीव्रता जो होती है लक्स मीटर से मापते हैं। तो इतनी बातें हो गई। इसके अलावा कई चीज़ें और पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल कि ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ओडोमीटर से ध्यान रखिएगा, ओडोमीटर से क्या मापते हैं, ध्वनि मापते हैं हम लोग, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। लेकिन अगर ऑडियोमीटर कहा जाए, ओडो हो गया, ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं हम, ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, ध्वनि मेजर करते हैं। लेकिन ओडोमीटर से पहिए की गति, अगर ओडोमीटर कहा जाए, देख लीजिए, आपको ओडोमीटर कहा जाए तो पहिए की गति हम मापते हैं किससे,
ओडोमीटर से क्या मेज़र करते हैं सर हम लोग? ओडोमीटर से हम पहिए की गति, ओडोमीटर से पहिए की गति मेज़र करते हैं। लेकिन ऑडियोमीटर से क्या कहा था आपको? ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं हम लोग? ऑडियोमीटर से हम आप लोग ध्वनि मेज़र करते हैं, ध्वनि को मेज़र करते हैं। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। लगातार यहाँ से सवाल पूछा जाता है। अगर पूछा जाए नाट से क्या मापते हैं? नाट से नौसंचालन की गति, नौसंचालन की गति को मेज़र करते हैं नाट से। लेकिन पूछा जाए नॉटिकल मिल, नॉटिकल मिल से क्या मापते हैं? नौसंचालन की दूरी तय की हुई, यानी समुद्री दूरी को, समुद्री दूरी को मेजर किससे करते हैं? नॉटिकल मिल से। लेकिन नॉट से नौसंचालन की गति, उसकी स्पीड को मेजर करते हैं। सारे प्रश्नों को आप ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पर हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि वायु की, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सिस्मोग्राफ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न आपको देखते हैं कि प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है आपको कि वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है? तो भाइयों याद रखिएगा, वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है? 21% होती है। आपको ये भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक गैस कौन से पाया जाता है वायु में? नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना? 78%। सबका प्रतिशत आप याद रखिए, वायु में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर 21% पाया जाता है, तीसरे स्थान पे आर्गन पाया जाता है। कई लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, आर्गन पाया जाता है। आर्गन कितना भाई? 0.93% आर्गन पाया जाता है। अगर चौथा स्थान पूछा जाए तो चौथे स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कितना भाई? 0.03% पाया जाता है। सबको आप ध्यान रखें। सबसे अधिक कौन सा भाई? नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न से आपने क्या सीखा? ये आर्गन का हो गया प्रतिशत। इतने प्रश्नों को इस प्रश्न से आपने सीख लिया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपको क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल के किस परत में वायु जहाज उड़ाई जाती है? ठीक है, तो कई जगह मैं पीडीएफ का यूज़ करूंगा, तो बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं। पीडीएफ मेरा ही है, मेरे क्लास का पीडीएफ है, तो मैं पीडीएफ को कहीं के यूज़ करूंगा। पीडीएफ से मैं दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ों को हम लोग क्या क्या करते हैं, क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा उससे फास्ट हो जाएगी। चलिए तो थोड़ा सा पीडीएफ को आप लोग देख लीजिए कैसे कैसे इसमें, क्योंकि मेरा ही पढ़ाया गया पीडीएफ है। इस पीडीएफ को देख पा रहे होंगे आप लोग। इसमें कह रहा है कि क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले याद रखिएगा भाई, 0 से लेकर 18 किलोमीटर। अगर कहा जाए कि 0 से लेकर 18 किलोमीटर कहाँ? आपको भूमध्य रेखा पर। लेकिन 0 से लेकर 8 किलोमीटर कहाँ? ध्रुवों पर। तो याद रखिएगा कि 0 से 18 किलोमीटर तक क्या कहते हैं हम लोग? क्षोभ मंडल कहते हैं, क्योंकि फास्ट होगा इसीलिए इस तरह से मैं ले रहा हूँ। 0 से 18 को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। अब क्षोभ मंडल में क्या क्या चीज़ें होती है? 18 से लेकर हम 50 तक को क्या बोलते हैं? समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। 50 से लेकर 80 तक को हम कहते हैं मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर कहते हैं। 80 से लेकर 640 को आयनोस्फीयर यानी कि आयनोमंडल कहते हैं। और 640 से 1000 तक को हम लोग बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर कहते हैं। अब किस मंडल में क्या क्या चीज़ें होती है, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल में क्या क्या चीज़ें होती है? तो आपको सबसे पहले मौसम संबंधित गतिविधियाँ पूछेगा कि मौसम संबंधित गतिविधियां कहाँ होती है, जैसे कि बादल लगना, वर्षा होना, ये क्षोभ मंडल में। तो ध्यान रखिएगा मौसम संबंधित गतिविधियां आपको क्षोभ मंडल में पाई जाती है। और क्षोभ मंडल के बारे में खास बात यह कि टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है? गिरता है। अगर आप क्षोभ मंडल में 165 मीटर आप क्या करेंगे? नीचे 165 मीटर आप ऊपर चलेंगे तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो पूछा जाएगा कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है क्षोभ मंडल में कितना ऊपर जाने पे कम होता है? 165 मीटर ऊपर जाने पे कम होता है। इसी दर से 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर आप ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। एग्जाम में दोनों सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा मौसम संबंधित गतिविधियां कहाँ पर होती है? क्षोभ मंडल में होती है। 18 से लेकर 50 तक के मंडल को हम लोग कहते हैं समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। अब इसकी खास बात क्या है कि उसी में 1850 तो हो गया समताप मंडल, लेकिन उसी 1850 के बीच में 20 से लेकर लगभग 35 किलोमीटर, अलग अलग बुक में अलग अलग देता है, लेकिन मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूँ कि इसी में 20 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में क्या पाया जाता है भाई? इसी के बीच में आपको ओजोन परत पाया जाता है। तो पूछेगा कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? आंसर क्या होगा? समताप मंडल में। समताप मंडल कहाँ से कहाँ तक? 18 से 50 किलोमीटर। समताप मंडल में ओजोन परत कहाँ से? तो 20 से 35 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है। और इसकी खास बात क्या है कि समताप मंडल में चूंकि टेम्परेचर क्या होता है? वायुमंडल की गतिविधियां नहीं होती है,
इसीलिए हम वायुयान उड़ाते हैं। यानी कि पूछा जाए कि एरोप्लेन वगैरह हम किस मंडल में उड़ाते हैं, तो समताप मंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। 50 से लेकर 80 डिग्री किलोमीटर तक मध्यमंडल पाया जाए, इसको मेसोस्फीयर कहते हैं। इसमें टेम्परेचर सबसे कम पाया जाता है, कहा जाता है कि यहाँ पर लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मध्य मंडल में ही आपको एक ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा बोरियलिस पाया जाता है, इसमें डिटेल में नहीं जाना है, इतना ही ध्यान रखिएगा। 80 से लेकर 640 के बीच में आपको आयन मंडल पाया, इसको आयनोस्फीयर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है रेडियो तरंगे जो होती है ना, रेडियो तरंगे यहीं से होकर परावर्तित होंगे। तो कहेंगे कि संचार के लिए रेडियो तरंगे जो हैं, रेडियो वेव्स हो गए, कहाँ से परावर्तित होती है भाई, आयन मंडल से, यानी आयनोस्फीयर से। लेकिन प्रश्न पूछे कि उपग्रह का स्थापना कहाँ की जाती है, तो ध्यान रखिएगा, आपको उपग्रह की स्थापना आपको एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल में किया जाता है। याद रखिएगा कि भूस्थानिक उपग्रह जो है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित की जाती है। आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो इस सारे प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा अपने PDF को देखते हैं कि उसमें क्या प्रश्न पूछा था क्वेश्चन को, ठीक है। आइए देखिए, जैसे कि आप प्रश्न पढ़ पा रहे होंगे, इसमें कह रहा है कि वायुमंडल की परत जो है हवाई जहाज कहाँ उड़ाई जाती है। ये प्रश्न कब का है, अभी हाल ही में PRT 15 मार्च को हुआ था 2024 को, तब का प्रश्न है। तो अभी हमने कहा कि समताप मंडल में क्या होता है, इसी में ओजोन परत पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, ओजोन लेयर इसमें समताप मंडल में पाया जाता है। और चूंकि ये 20 से 35 किलोमीटर तक पाया जाता है और इसमें टेम्परेचर इक्वल क्या होता है, इसमें ये तापमान लगभग इक्वल माना है, थोड़ा सा बड़ा हुआ मान, लेकिन समताप मंडल में मौसम संबंधी गतिविधियां नहीं होती है। किसमें होती है, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित गतिविधियां होती, इसीलिए वायुयान हम कहाँ पे उड़ाते हैं, समताप मंडल में उड़ाते हैं। क्या हो जाएगा, समताप मंडल करेक्ट आंसर। मध्य मंडल में सबसे कम टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपको पाया जाता है। ऐसे सवाल आपके पूछे जाएंगे और यहाँ से पूछे जाएंगे, तो आप इसका आंसर कर पाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये भी PRT में पूछा गया है आपको। अब ध्यान रखिए, कई लोग हो सकता है कि सोचेंगे सर PRT, अरे भाई सबका प्रश्न है, PRT का भी है, 6 to 8 सब लिखा हुआ है यहाँ पर। तो पर्यावरण के लिए सबसे अधिक खतरा कौन सा है, पूछा है कि पर्यावरण के लिए इसमें से निम्नलिखित में से सबसे अधिक खतरा कौन सा है। ये प्रश्न आपको हाल ही में पूछा था, कब, आपको PRT एग्जाम जो हुआ था 15 मार्च को, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि पर्यावरण के लिए सबसे खतरा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा कि सबसे अधिक पर्यावरण के लिए खतरा क्या है भाई, जनसंख्या में वृद्धि। सबसे अधिक पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या में वृद्धि। पॉपुलेशन जो ग्रोथ होता है, इसके कारण क्या होता है, जनसंख्या में सबसे अधिक क्या होता है, ये खतरा हमारे लिए होता है। अगर जनसंख्या के बारे में बात किया जाए तो याद रखिएगा भाई कि दुनिया की जनसंख्या का लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। किसके अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार, और भारत में 121 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। लेकिन हाल ही में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का रिपोर्ट आया है, संयुक्त राष्ट्र जल कोष का रिपोर्ट आया, उसमें कहा गया कि भारत की जनसंख्या 144 करोड़ हो चुकी है और भारत जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर आ चुका है, सेकंड पोजीशन पर चीन। लेकिन ये प्रश्न का आंसर नहीं देना है, अगर करंट में पूछे तो ये जवाब दीजिएगा, लेकिन अगर पूछे जनगणना 2011 के अनुसार भारत जनसंख्या के मामले में किस पोजीशन पे है भाई, सेकंड पोजीशन पे है। तो जनसंख्या से रिलेटेड इतने सवाल पूछे जाएंगे और सबको एकदम दबा का आंसर करना है। मजा आ रहा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो सहारा एक तरह का किस तरह का रेगिस्तान है, इसको हम लोग देखेंगे कि सहारा जो है एक तरह का गर्म रेगिस्तान है। अब सहारा के बारे में जो सवाल अभी तक पूछे गए हैं रेगिस्तान से, चलिए हम लोग उसको रिकलेक्ट कर लेते हैं। चलिए साथियों, तो हम रेगिस्तान के बारे में देख लेते हैं। जो टॉपिक आएगा पूरा उसको धुआं छुड़ा देंगे। अब सहारा के बारे में पूछा है तो हो सकता है कि पूछे कि सहारा विश्व का, अब ऐसे सवाल बनेंगे, ये भी सवाल आ सकता है कि सहारा जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है, कैसा रेगिस्तान है, सबसे बड़ा है। ध्यान रखिएगा, सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल है और ये उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में स्थित है। ये सवाल बन सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि किस कंटिनेंट में है, तो किसमें, अफ्रीका में। अब आपको ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान भी इससे सब पूछ सकते हैं, क्योंकि रेगिस्तान पूछा है तो आपके फिर से रिपीट हो जाएगा रेगिस्तान। तो याद रखिए गिब्सन, जितना हाईलाइट किया उतना याद रखिए, गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया। पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया का क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, तो गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया। इसमें ग्रेट विक्टोरिया सबसे इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगर सऊदी अरब का पूछा जाए तो नाफुद हमद रबल खाली। स्लोगन में याद रखिएगा कि नाफुद हमद रबल खाली जो रेगिस्तान है कहाँ पर स्थित है भाई, आपको सऊदी अरब में है।
अगर पूछा जाए गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पे। आप देख रहे होंगे, मैप में देख पा रहे होंगे कि मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पे एक मरुस्थल, इसका नाम है गोबी मरुस्थल। ठीक है। अब जैसे पूछा था ना कि सहारा किस तरह का गर्म है, वैसे पूछ सकता है कि गोबी मरुस्थल किस तरह का शीतोष्ण, मैंने पेंसिल से लिख दिया है। एक और शीतोष्ण मरुस्थल है जिसको हम लोग आगे थोड़ा सा इसको देख लेंगे। चलिए, तो दो ही शीतोष्ण मरुस्थल जो पूछा जाता है एग्जाम में, दो ही है। अब कालाहारी किसमें है भाई, तो बोत्सवाना, नामीबिया, अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। तकला मकान का है, सिक्वांग प्रांत चीन में है, प्रांत भी याद रखना है। थार मरुस्थल की खास बात क्या है, भारत और कहाँ पर है, उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में, और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या है। क्या देखा आपने, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल क्या है आपका, थार है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे भाई, चिली में है, और उत्तरी चिली में ये पूछता है, उत्तरी दक्षिणी दोनों चिली था, तो चिली जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, उसमें उत्तरी चिली वाले पार्ट में ये क्या है, अटाकामा मरुस्थल है। दस्ते लूट कहाँ पे है, पूर्वी ईरान में है, और ये सबसे बड़ा सूखा है चिली वाला, ध्यान रखिएगा, अटाकामा वाला। पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ है आपका, अर्जेंटीना में, और शीतोष्ण है, यहाँ पेंसिल में लिखा हुआ है, आपको छुप रहा है, शीतोष्ण मरुस्थल। तो शीतोष्ण मरुस्थल कितना भाई, एक अर्जेंटीना का पैटागोनिया, और एक गोबी मरुस्थल। गोबी ठंडी के दिनों में होता है ठंडा, और अटाकामा एक याद रख सकते हैं, पैटागोनिया याद रख सकते हैं। पैटागोनिया और गोबी मरुस्थल दोनों ठंडा है, बाकी सब आपको गर्म इसमें देखने को मिल रहे होंगे। तो मरुस्थल से इतने सवाल बन सकते हैं। चलिए अब प्रश्नों पर हम लोग चलते हैं। चलिए, तो सवाल यही था कि सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो सहारा क्या है, गर्म रेगिस्तान है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये भी याद रखिएगा, क्या है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है। जो टॉपिक आएगा उसको हम क्या करेंगे, गर्दा छुड़ा देंगे। ठीक है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, तो चलिए, मुझे लग रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत तब की गई थी जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपने कार्यकाल में आए थे। तो उसमें याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के दिन हम स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किए थे। अब कुछ मिशंस को देखा जाए जहां से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पूछा जाएगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरुआत कब की गई थी, इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत आपको की गई थी 21 अगस्त 2014 को। ध्यान रख सकते हैं आप। प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम जनधन योजना, पीएम जनधन योजना की शुरुआत कब से की गई थी, याद रखिएगा साथियों, 28 अगस्त 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी। आप नोट करते चलिएगा इसको, हो सकता है कि आपको नहीं दिखे लेकिन आप सुनते भी चलिएगा। अगर पूछा जाए स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर हो ही गया, उसके बाद मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई है, की गई थी, ध्यान रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत आपको की गई थी 25 दिसंबर 2014। इंपॉर्टेंट है ये, 25 दिसंबर टीकाकरण से रिलेटेड है, 2014 को की गई थी। कहा जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर सुकन्या समृद्धि योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। इसकी शुरुआत कब की जाती है भाई, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब कुछ योजना है जिसका नाम हम बोलते जाएंगे, उसका डेट लिखते जाएंगे, आप मैनेज करके चलिएगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब कुछ स्कीम्स को देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब से की जाती है, तो अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। आप नोट करते चलिएगा, अटल पेंशन योजना, पेन कॉपी सबके पास होना चाहिए, 9 मई 2015 को। टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। स्टार्टअप पूछा जाए कि स्टार्टअप इंडिया कब भाई, 16 जनवरी 2016 को, इसीलिए स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब से की गई थी, 1 मई 2016 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। अगर पूछा जाए आपसे कि पीएम किसान योजना की शुरुआत कब से की गई थी, तो याद रखिएगा 1 दिसंबर 2018 से पीएम किसान योजना की शुरुआत की जाती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब से की जाती है साथियों, तो वो डेट था 26 मार्च 2020 से, कोविड के बाद 2020 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आत्मनिर्भर भारत योजना, एबीए की बात करें, आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब से की जाती है, तो उसका भी डेट याद रखिएगा 12 मई 2020, इंपॉर्टेंट है, 12 मई 2020 से आत्मनिर्भर भारत की योजना। पीएम गति शक्ति योजना, पीएम गति शक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट है, 13 अक्टूबर 2021, 13 अक्टूबर 2021 से पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत। अगर स्माइल की बात करें, स्माइल योजना, मुस्कान जिसको कहा जाता है, ये ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बनाया गया, भिखारियों के लिए, तो 12 फरवरी
2022 को इसकी शुरुआत की जाती है। सबका डेट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन, जैसे ये पूछा है ना उसी तरह से कोई भी स्कीम्स आपको उठा के पूछ सकता है। इसको कहते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन को करना। कई लोग आते हैं भाई बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्वच्छ भारत, भाई उससे नहीं होता है, ऐसे ऑब्जर्व करते हैं। चलिए अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि गंगा नदी के किनारे जो स्थित शहर है उसका नाम पूछा है। तो अब ये बड़ा परेशान किया था गंगा नदी के किनारे स्थित शहर वाला। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर इसलिए गंगा नदी के किनारे कोलकाता भी था और क्या हो जाएगा, कोलकाता और प्रयागराज भी हो जाएगा। यानी कि इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि जब डिटेल में जिसने मेरे से गंगा पढ़ा होगा या फिर आगे पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि गंगा जो पश्चिम बंगाल में भागीरथी ही 2 धाराओं में बढ़ती है, गंगा और एक भागीरथी। इसीलिए कोलकाता शहर हुगली है, लेकिन हुगली नहीं है, वो भागीरथी का ही पार्ट है, इसीलिए कोलकाता को माना जाता है। अगर आपसे पूछे बहुत सारे सिटीज़ का नाम आपको गंगा के किनारे, तो आपको कहा जा सकता है कि हरिद्वार जो है किसके किनारे स्थित है, हरिद्वार जो है गंगा के किनारे स्थित है। कानपुर सबसे बड़ा शहर है जो गंगा के किनारे स्थित है। वाराणसी शहर है, वाराणसी वो भी किसके किनारे स्थित है, गंगा के किनारे स्थित है। अगर कहा जाए पटना, बिहार में सबसे बड़ा पटना जो है बिहार में गंगा के किनारे स्थित है। इसके बाद भागलपुर जो सिटीज़ है, भागलपुर वो भी गंगा के किनारे स्थित है। इसके अलावा कन्नौज जो है, कन्नौज भी गंगा के किनारे स्थित है। और आपको प्रयागराज जो गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में सबसे लंबा गंगा, भाई पटना में है। बिहार में गंगा की लंबाई जो है 445 किलोमीटर, ओवरऑल इंडिया में 2525 किलोमीटर है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि बिहार में 12 जिले हैं जो गंगा के किनारे स्थित हैं। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपको कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है। गैर पारंपरिक का मतलब हो गया कि वैसा ऊर्जा का स्रोत जिससे क्या होता है कि आपको प्रदूषण नहीं होता और परंपराओं से नहीं चला रहा है। पारंपरिक में क्या आता है, याद रखिएगा साथियों कि पारंपरिक में ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में आपको आते हैं क्या, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, उपला हो गया, ये सब क्या पारंपरिक स्रोत में। गैर पारंपरिक में क्या आते हैं, गैर पारंपरिक जिससे प्रदूषण नहीं होता है, यानी कि परंपराओं से नहीं चली आ रही है। इसमें आता है आपको सौर ऊर्जा, उसके बाद से पवन ऊर्जा के बाद से इसी में आती है भूतापीय ऊर्जा, उसके बाद से एक आती है बायोगैस ऊर्जा। तो सारी किसमें आते हैं, बायोगैस भी आता है आपको इसी में आता है, ठीक है। तो सबको याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा सारे किस में आ जाएंगे, आपको एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है सुनिएगा। जनसंख्या, अगला प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो जाए और मृत्यु दर अधिक हो जाए। जन्म दर क्या हो जाए एवं मृत्यु दर दोनों समान हो जाए। जन्म दर अधिक हो एवं मृत्यु दर कम हो, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए एक अलग मैं टॉपिक कराऊंगा, मानव भूगोल जनसंख्या या फिर आपको नियतिवादी संभववादी, ये सब कराएंगे अलग से टॉपिक, वहाँ पे अच्छा से एक्सप्लेन कर देंगे। तो अभी बस इसका आंसर ही याद करते चलिए कि बस क्या होगा, इसका उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रहों से रिलेटेड प्रश्न है और ये पूछा है आपको पीआरटी में पूछा हुआ सवाल है। नीचे सारा देखते चलिए कब कब से पूछा है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृहद ग्रह नहीं है। तो इसमें से वृहद ग्रह क्या होते हैं, छोटे ग्रह क्या होते हैं, सबको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर तो बताएंगे, लेकिन पहले हम चलिए थोड़ा सा एक पीडीएफ पे आते हैं, आपको दिखाते हैं कि ग्रहों के बारे में क्या क्या जानकारियाँ आपसे पूछी। चलिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि ग्रह जो है सूर्य है, सूर्य के बाद भारत में कह रहे इन्वर्स में टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। पहले 9 थी। यम को, प्लूटो को आपको 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे नजदीक सूर्य का ग्रह, सबका क्रम याद रखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो 4 को एक साथ याद रखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसका इंग्लिश भी आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश नहीं याद रखिएगा तो आपकी कहानी समाप्त हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश याद नहीं है, कई बार देवनागरी में ही आपको ग्रहों का नाम लिख देता है, किसमें, ग्रहों का नाम लिख देगा आपको इंग्लिश में, तो आप परेशान हो जाइएगा, ठीक है। तो पहले इंग्लिश में भी इनका नाम याद रखिए, नहीं तो आपको परेशानियां बढ़ सकती है। तो चलिए सारे ग्रहों का नाम आप इंग्लिश में देखिएगा। बुध को मरकरी कहते हैं, शुक्र को क्या कहते हैं भाई, शुक्र को हम लोग वेनस के नाम से जानते हैं। उसी के अलावा आपसे पूछा जाए, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, मंगल को मार्स कहा जाता है, बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं, शनि को सैटर्न कहा जाता है। उसके बाद से यूरेनस होता है अरुण को, और यूरेनस और नेपच्यून होता है क्या आपका वरुण को। अब ग्रहों के बारे में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा कि क्या क्या इससे फैक्ट बन सकते हैं। याद रखिएगा कि
स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह हैं, स्टार्टिंग के कौन से 4 ग्रह, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह हैं इनको हम कहते हैं इनर प्लेनेट। चूंकि ये अंदर है इसीलिए इसको हम नाम क्या देते हैं, इसको इनर प्लेनेट कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो कभी सवाल पूछा जाएगा कि इनर प्लेनेट क्या है भाई, तो कहिएगा कि जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह बुध, शुक्र, मंगल तक इसको इनर प्लेनेट कहते हैं, और बाहर वाले को क्या कहते हैं हम लोग, 4 को, बृहस्पति, शनि, अरुण को हम लोग आउटर प्लेनेट यानी कि बाहरी प्लेनेट कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा भी नाम है, ठीक है, इसका दूसरा भी नाम है, इसको जोबियन कहा जाता है और इसको टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। ठीक है, अब ये भी याद रखिएगा कि कई बार पूछता है कि हाइड्रोजन, हीलियम या फिर छल्ला किस ग्रह में पाए जाते हैं, तो याद रखिए जो बाहरी वाला है ना, सब में, कई लोग शनि को याद रखता है कि बाहरी वाला में सब में वलय और सब में हाइड्रोजन, हीलियम ये गैस पाए जाते हैं उसके परतों में। ठीक है, तो बाहर वाले चारों में याद रखिएगा, बाकी ये अच्छा जो इधर के जो 4 है ना, ये इधर के स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको स्मॉलर ग्रह कहा जाता है, इसको बड़ा ग्रह, लास्ट वाले को बड़ा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है ये क्या है, ये आते हैं छोटे ग्रहों में। अब वही बड़े ग्रहों में कौन आ जाएंगे आपको, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण क्या आ जाएंगे सबसे बड़े ग्रहों में, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है, बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो सवाल जो पूछा था आपको कि कौन सा बड़ा ग्रह नहीं है, तो इसमें का ऑप्शन था 3, लेकिन एक इसमें का मंगल था, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर मंगल हो जाएगा। कोई आपको इस तरह से नहीं बताएगा। सारे ग्रहों के बारे में थोड़ा सा आपको 2 मिनट में बता दें कि किस ग्रह से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि बुध के बारे में क्या है खास बात, कि सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसके अलावा बुध का परिक्रमा जो साल होता है 88 दिन लगता है, नोट करते चलिएगा। आंतरिक ग्रह में आता, इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह, प्लेनेट नहीं है, याद रखिएगा, कोई भी इसका उपग्रह नहीं है। तो बुध से इतने सवाल पूछे जाएंगे। शुक्र से क्या सवाल पूछे जाएंगे भाई, शुक्र को कहते हैं पृथ्वी का जुड़वा बहन, पृथ्वी का भगिनी, सबसे गर्म ग्रह, या फिर ये सवाल पूछे जाते हैं शुक्र के बारे में। अगर पृथ्वी के बारे में पूछा जाए तो पृथ्वी का पता है कि इसका रोटेशन पृथ्वी का पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का रोटेशन क्या होता है। तो रोटेशन क्या होता है, जो अपने अक्ष पे पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुक के घूमती है उसको रोटेशन कहा जाता है। तो पृथ्वी का उसको इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं, या उसको परिभ्रमण कहा जाता है। तो परिभ्रमण जो होता है लगभग 24 घंटे में घूमती है, सबको पता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। लेकिन परिक्रमण क्या होता है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमते घूमते सूर्य की परिक्रमा करने लगती है, इसको कहते हैं परिक्रमण, और इंग्लिश में इसको रिवोल्यूशन। तो याद रखिएगा, अपने अक्ष पे घूमेगी लट्टू की तरह तो उसको रोटेशन कहेंगे, और सूर्य के चारों ओर घूमते घूमते घूमेगी तो उसका रिवोल्यूशन कहते हैं। तो रोटेशन जो होता है वो लगभग 24 घंटा होता है, वही रिवोल्यूशन सूर्य के चारों ओर लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, 365 दिन या 66 दिन याद रख सकते हैं। पृथ्वी के बारे में इतनी खास बात, कहा जाए कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर है। वही पूछा जाए पृथ्वी की निर्माण कब हुआ था, तो 4.6 बिलियन ईयर कहा जाता है पृथ्वी का निर्माण हुआ था। सूर्य से बड़ा है, याद रखिए पृथ्वी सूर्य से बड़ी है। पृथ्वी की औसत दूरी सूर्य से कितनी है ये भी पूछा जाता है, याद रखिए 14.98 करोड़ क्या होती है इसकी औसत दूरी होती है। सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अब ग्रहों में हमने बुध को देख लिया, बुध के बाद बृहस्पति को देखा, तो बृहस्पति में क्या क्या खास बात आएंगे। तो बृहस्पति में सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह क्या है, बृहस्पति है। तो सवाल आता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भाई, बृहस्पति है। बृहस्पति से सवाल बन सकते हैं। पृथ्वी से बता दिया। मंगल से ग्रह क्या बनेंगे, मंगल ग्रह से सवाल बनते हैं कि मंगल ग्रह को हम लोग किस ग्रह के नाम से जानते हैं, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। किस ग्रह से भाई, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 687 दिन में परिक्रमा करता है सूर्य का। और इसकी खास बात क्या है, इसके 2 उपग्रह है, फोबोस, डिमोस, याद रखिएगा। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस एंड डिमोस, याद रखिएगा। और सबसे ऊंचा पर्वत जो है मंगल पर ही अवस्थित है, निक्स ओलंपिया, जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट की ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 3 गुना अधिक है। तो इतना ग्रहों से सवाल पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एक सवाल बनता है कि क्षुद्रग्रह क्या होता है। क्षुद्रग्रह जो होता है साथियों, क्षुद्रग्रह जो होता है ये किसके किसके बीच में होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो क्षुद्रग्रह जो होता है आपका किसके बीच में होता है, ध्यान रखिएगा कि ये होता है आपको बृहस्पति और मंगल के बीच में एक पट्टी पाई जाती है, इसको क्षुद्रग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ग्रहों से इतने सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। आइए उस प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या। चलिए, सवाल तो यही था ना कि कौन सा वृहद ग्रह नहीं है, मतलब बड़ा ग्रह तो नहीं है। मैं कहा था कि लास्ट के 4 ग्रह, यानी कि लास्ट के मंगल के बाद 4 ग्रह है वो बड़े ग्रह आते हैं। शनि भी हो जाएगा, बृहस्पति भी, लेकिन मंगल जो है छोटे ग्रह में आ जाएगा। बुध हो गया, पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया, मंगल ये हो जाएगा। अगर पूछा जाए पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो देखिए ग्रहों का क्रम याद रखिए। हो सकता है पूछ दे पृथ्वी किन ग्रहों से
घिरा हुआ है, तो मंगल सुख आप देख रहे होंगे। तो पूरा ग्रहों का क्रम आपको याद रखना पड़ेगा कि किसके बीच में क्या है, किसके पहले क्या है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको सबसे पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, मंगल इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में धान, देखिए रोहतास वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर धान और चावल, धान चावल ही हो गया, धान और गेहूं दोनों का प्रोडक्शन में सबसे एक नंबर पे कौन आता है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट आता है। इसीलिए रोहतास जिला को हम क्या कहते हैं, धान का कटोरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, धान का कटोरा कौन हो गया, रोहतास जिला हो गया। अगर नालंदा की बात करें तो सब्जियों के प्रोडक्शन में बिहार में नालंदा का अव्वल स्थान है। अगर पूछा जाए बिहार में मक्का सबसे अधिक कहाँ उत्पादित किया जाता है, भाई मक्का सबसे अधिक आपको कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, कटिहार में सबसे अधिक मक्का उत्पादित किया जाता है। जूट सबसे अधिक भाई कहाँ पर, पूर्णिया में सबसे अधिक जूट उत्पादित किया जाता है। अगर आपसे पूछ दें हम कि मछली का उत्पादन, तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, दरभंगा मधुबनी वाला क्षेत्र है, मछली के उत्पादन में अव्वल है। अगर वही पूछा जाए कि लीची के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर कौन आता है, भाई मुजफ्फरपुर जिला जो है पहला स्थान पर आता है। अगर केला की बात करें तो केला का वैशाली का हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट क्या है, वैशाली है, लेकिन हाजीपुर जो है केला के प्रोडक्शन में काफ़ी मशहूर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस सारे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा सी इज करेक्ट आंसर। रोहतास जो होगा धान और चावल और यार गेहूं के है, तो सबके प्रोडक्शन में पहले स्थान पर आता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष, ये भी पीआरटी में भी पूछा था सवाल कि सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष भारत का कौन सा था, तो ध्यान रखिएगा 1767, यानी कि 1767 में भारत में भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण मानचित्रण करता है, इसकी स्थापना की गई थी। कब, 1767 में। याद रखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, ये भी 15 मार्च का ही सवाल है कि मत्स्य कृषि सूचक है, मत्स्य कृषि सूचक है किसका, नियतिवादी का। मैं कह रहा हूँ कि नियतिवादी, संभववाद, सारा मैं अलग से एक टॉपिक करवा दूंगा, तो बस अभी आंसर याद करके चलिएगा, जब वक्त आएगा तो सबका मैं आपको आंसर करवाते चलूंगा और डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा नियतिवाद और संभववाद पे, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए मानव भूगोल का ये टॉपिक है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह को क्या कहते हैं, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह को क्या कहा जाता है, ये पूछा जाता है। तो बताइए इसको क्या कहते हैं, फेलेंसिन मीर कहते हैं कि फेल्ला कहते हैं कि फिल्ट कहते हैं, किस नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फेल्सिन मीर कहते हैं इसको, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 115 नंबर पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। लैंडसाफ्ट विचारधारा का किस स्कूल से संबंध है। याद रखिएगा भाई कि जर्मन स्कूल से संबंध है किसका, लैंडसाफ्ट विचारधारा का। याद रखिएगा लैंडसाफ्ट विचारधारा जो है ये जर्मन स्कूल से संबंधित है। इस विचारधारा का विकास जर्मनी के विचारकों द्वारा किया गया था, जैसे कि हो गया फेडरिक राइसूटर्स हो गए, ये थे। उसके अलावा वाल्टर चेनमैन हो गए, वाल्टर चेनमन हो गए। उसके बाद से कार्ल एरिक्सन हो गए। सबका योगदान था किसमें भाई, लैंडसाफ्ट विचारधारा, यानी कि जर्मनी के स्कूल से संबंधित। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, बताइए। ये बताने वाला प्रश्न है। सोन नदी कहाँ से निकलती है भाई, ये निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक से निकलती है। लेकिन अमरकंटक में कौन सा जगह है, मैकाल श्रेणी से निकलती है सोन नदी। अमरकंटक से और भी नदियां निकलती हैं, कौन सी, नर्मदा नदी भी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा की लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है और ये अरब सागर में ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, नर्मदा और तापी, और ये एस्चुरी बनाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखना। अगर पूछा जाए गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, कहाँ से निकलती है भाई, गोमुख से निकलती है। उसके अलावा पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी 1465 किलोमीटर गोदावरी है। कृष्णा की कहाँ से निकलती है, आपको त्र्यंबक से निकलती है। कृष्णा की लंबाई 14 से 1 किलोमीटर है और ये कहाँ से, महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी की लंबाई 800 किलोमीटर है, कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। सबको याद रखना है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है भाई, मानसरोवर झील से निकलती है। ये सारे प्रश्नों को ध्यान रखना है, ये लगातार सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है,
मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है कृषि योग्य है? तो ये अटपटांग सवाल है, ये नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्र कह रहा है कृषि योग्य है, तो इसमें से कोई नहीं करेक्ट होगा। यानी मध्य प्रदेश का माना जाता है कि लगभग 49% जो क्षेत्र है कृषि योग्य है, तो एग्जैक्ट कोई डाटा नहीं था, तो इसी ऑप्शन इसको ई करेक्ट माना गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया किसको? पर्यावरण प्रदूषण ने किसको जन्म दिया? तो याद रखिएगा इसने जन्म दिया, इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए इस पे आते हैं हम लोग। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब नियतिवाद, नवनियतिवाद ये सब पढ़ेंगे, संभववाद, तो इसमें डिटेल में जानेंगे। इसका क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कि ऑप्शन डी होगा, क्योंकि उसमें से एक से अधिक। तो इसका क्या खास बात है कि जब पर्यावरण प्रदूषित होता है तो लोगों का ध्यान इस पर आकर्षित होता है। जब लोगों का ध्यान आकर्षित होगा, इसके संरक्षण के बारे में सोचेंगे। जब संरक्षण के बारे में सोचेंगे तो नवीन तकनीक के बारे में सोचेंगे। जब नवीन तकनीक के बारे में सोचेंगे तो कानूनी उत्तरदायित्व भी आएगा। तो सब इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएगा? सही होगा। इस पर अलग वीडियो आएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बिहार के किस जिलों में सबसे अधिक गेहूं? मैं बार बार कह रहा हूं कि रोहतास जिला में गेहूं और चावल सबसे अधिक उत्पादित यहीं से किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भ्रंश स्कार्प का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा भाई कि भ्रंश स्कार्प का संबंध आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, विवर्तनिका यानी कि टेक्टोनिक से है। भ्रंश स्कार्प में क्या होता है? कठोर और कमजोर स्थिरता दोनों की अत्यधिक खंडित चट्टानों और बहुत खड़ी हो जाती है। स्कार्प की ऊंचाई अधिक होती है। मतलब कि क्या होता है कि भ्रंश का मतलब कि किनारे वाला भाग क्या होता है? आपको धंस जाता है, बीच में क्या गड्ढा बन जाता है और किनारे वाला भाग उठ जाता है, बीच का धंस जाता है। इसी को कहते हैं विवर्तनिका पर निर्भर है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी कोई वीडियो लाएंगे उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो बिहार का पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर सबसे अधिक चीनी का प्रोडक्शन होता है। चलिए अब यहाँ से शुरुआत होता है किसका? 6 to 8 वाले भाई लोगों का। अभी तक पीआरटी वाले भाई चल रहे थे, लेकिन कभी भी दुश्मनी नहीं लेना है कि भाई 6 to 8 का है, पीआरटी का उनका। चलिए देखिए किस तरह के प्रश्न आपको पूछा जाता है, सबको देखना है, चाहे जीडीसी हो, पीजीटी हो, जो भी हो, 6 to 8 हो, सबका सारा प्रश्न पूछना है। ये 2023 का प्रश्न है 6 to 8 वाले का। 2024 वाला जो प्रश्न हुआ था उसको हम बाद में लाएंगे, सब क्वेश्चन लाएंगे। पहला सीरीज है, अभी 3-4 सीरीज ज्योग्राफी का आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी और सबसे दक्षिणी छोर है? तो इसके बारे में बताया था कि भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है उसके हिसाब से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर आपको 37 डिग्री 6 मिनट क्या होता है? उत्तर होता है। डिटेल में देखिएगा, जिन्होंने नहीं देखा इस वीडियो को एक्सप्लेन नहीं करूंगे, इस क्वेश्चन को ज़्यादा थोड़ा बहुत कर दे रहा हूँ, क्योंकि जाके देखिएगा मेरा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ वीडियो भारत का सामान्य परिचय, उसमें डिटेल में पढ़ाया हूँ। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होता है भाई? 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ होता है। वही देशांतरीय विस्तार यानी क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इतना होता है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना होता है भाई? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होता है। इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल होता है, जिसको मिलियन में लिखता है 3.28 मिलियन लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं, इतना मिलियन में आएगा, ठीक है। तो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है भाई? 2.4% है। अच्छा, अगर पूछा जाए भारत की सबसे पूर्वी बिंदु आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? इंदिरा कॉल क्या है? भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो याद रखिए ग्रेट निकोबार में क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जिसको पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं, जो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है और 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश पर क्या है? अवस्थित है। कितना पे? 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश पे यहाँ पर है सबसे दक्षिणी बिंदु। लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछा जाए कन्याकुमारी में, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, जिसका नाम है कन्याकुमारी। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? इसका नाम है आपका गहिरमोथा या गौरमोथा, गुजरात में। सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है किबितु। सब पढ़ा चुके हैं, इसीलिए शॉर्ट में चल रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर पश्चिमी 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 क्या था? ईस्ट था। तो पूरब में क्या हो जाएगा? ये वाला 97 डिग्री 25 यहाँ पर हो जाएगा पूर्वी देशांतर। और क्या पूछा? दक्षिणी अक्षांश। तो दक्षिणी अक्षांश क्या? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर यहाँ क्या है? 37 डिग्री 6 नॉर्थ है। तो दक्षिणी अक्षांश इतना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये भी आपको अभी के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कह रहे कौन सा सही है? कह रहे कि भारत की भूमि का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन यानी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत की मानक मध्याह्न जो है कब से गुजरती है? 82 डिग्री और 45। बिल्कुल नहीं, ये इनकरेक्ट है। 1 और 2 सही, यानी कि में से एक से अधिक करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न दिख रहा होगा आपको कि भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से कौन सा सही है। याद रखिएगा साथियों कि भारत की जो लंबाई है और चौड़ाई है, इसको याद रखिएगा। तो उत्तर वाला याद रखिएगा 3 ऐसे आता है, 32-14 है, और ये कितना हो जाएगा आपका 29-33 हो जाएगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए होगा 32-14 से लेकर 29-33 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा है, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। मालाबार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले तट को समझ लीजिए, किस तट को हम किस नाम से जानते हैं। पहले तट के बारे में आप कंफर्म हो लीजिए। ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को, गुजरात से लेकर, सुनते चलिएगा, केवल सुनते चलना है, गुजरात से लेकर गोवा तट को हम लोग कोंकण तट कहते हैं। गुजरात से लेकर गोवा, गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तक के तट को हम क्या, इसको क्या कहते थे? कोंकण। इस तट को क्या कहते हैं? गुजरात से, गोवा से लेकर मंगलुरु तक के तट को हम लोग कन्नड़ के नाम से जानते हैं, और यह मंगलुरु से लेकर यहाँ तक कि तमिलनाडु के तट को यानी केरल के तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं, या केरल तट भी कहा जाता है। इधर आइएगा तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट को हम क्या कहते हैं भाई? इसको उत्कल तट या फिर उत्तरी सरकार तट कहते हैं। वही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। सब पढ़े होंगे, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज कर लिया आप। अब बताइए इसके संबंध में क्या कथन सही है। कह रहे हैं कि भारत के पूर्वी किनारे का संकीर्ण मैदान है, बिल्कुल करेक्ट है। पूरब नहीं, गलत है। मालाबार जो है पश्चिम में है, पूरब में नहीं। पूरब में तो कोरोमंडल है। मालाबार और कोरोमंडल ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गोवा के दक्षिण में, गोवा के दक्षिण में है ना, दक्षिण में भाई, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल में है, बिल्कुल सही है, इसीलिए इसको केरल तट के भी नाम से जाना जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो गया, यानी कि 2 और 3 सही है, यानी बी और सी करेक्ट है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कह रहे कि दक्षिणी भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? याद रखिए नर्मदा नदी है। पहले सबसे पहले एक हम पर्वत बना रहे हैं, वहाँ से कंफर्म करेगा। यहाँ पर एक पर्वत है जिसको हम कहते हैं आपको विंध्य पर्वत। क्या कहते हैं भाई? विंध्य पर्वत। और एक यहाँ पे पर्वत जिसको कहते हैं सतपुड़ा, एकदम क्लियर कर देना आज को। और एक यहाँ है जिसको अजंता कहा जाता है, अजंता। अब आइए इसके बारे में कुछ हम डिटेल में बता रहे हैं आपको। अब विंध्य और सतपुड़ा के बीच में एक नदी बहती है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम नर्मदा नदी कहते हैं। कहाँ से? कैलाश मानसरोवर, समझ रहे हो मैप में। और एक यहाँ पर नदी बहती है जिसको हम क्या कहते हैं? तापी नदी कहते हैं। अब सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे, सुनिएगा। कह रहे हैं कि नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा के दक्षिण में बह रही है। बताइए तो नर्मदा जो है सतपुड़ा के दक्षिण में है क्या? नर्मदा जो है सतपुड़ा के उत्तर में है, ना कि दक्षिण में। यह स्टेटमेंट गलत है। तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में। तापी जो है कहाँ है? तापी ये है ना, सतपुड़ा के दक्षिण में है। ये क्या है? सही है, बी सही है। नर्मदा जो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में है, नर्मदा जो है विंध्य और सतपुड़ा के बीच में है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। करें सिंधु और सतलज के बीच बने हिमालय के मैदान को क्या कहते हैं? अब इसके लिए भी आपको डिटेल करना पड़ेगा, इसीलिए तो टाइम लगेगा। वीडियो लंबा होगा, घबराइएगा नहीं। ये भी आपके टीआरई का ही प्रश्न है, 6 to 8 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिएगा इसका कैसे बनाएंगे हम लोग, आइए। अब इसके लिए हम क्या बना रहे हैं? इसके लिए एक सुंदर सा बना रहे हैं। क्या सुंदर सा? आपको एक डायग्राम बना रहे हैं। ये है क्या आपका हिमालय का रीजनल डिवीजन किस हिसाब से? सिरनी बुराड़ के अनुसार से पश्चिम से पूरब। अब इसमें कुछ रिवर बना ले रहे हैं हम। रिवर में क्या आएगा? सबसे पहले सिंधु, ये हो गया सिंधु। और ये क्या हो गया? सिंधु के बाद से ये हो गई सतलज। सतलज के बाद से एक रिवर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं काली। काली के बाद से एक रिवर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं तिस्ता। तिस्ता के बाद एक रिवर बनाते हैं जिसको दिहांग कहा जाता है, इसी को ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा। अब यहीं से क्लासिफिकेशन होगा आपको। कहा जाए सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को हम पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलज से लेकर काली के बीच के हिमालय को हम क्या कहते हैं भाई? कुमायूं हिमालय कहते हैं। इसी में नंदा श्रेणी अवस्थित है उत्तराखंड में, अधिकतर भाग इसका उत्तराखंड में। काली से लेकर तिस्ता के बीच के हिमालय को हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं। और तिस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी के बीच में या सांगपो नदी को के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं भाई? असम हिमालय के नाम से जानते हैं। अब बताइए ये सवाल गलती होगा? क्या पूछ रहा है? चलिए सुनिए। कह रहे कि सिंधु और सतलज के बीच के मैदान को क्या कहते हैं? सिंधु सतलज कहाँ है? सिंधु सतलज के बीच को हम क्या कहते हैं? कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय। तो हमने सब बता दिया, लेकिन याद रखिएगा स्टैंडर्डाइजेशन जब किया गया था पंजाब हिमालय, जब दोनों ऑप्शन में रहे, इसको कश्मीर भी कहते हैं पंजाब भी कहते हैं, लेकिन कश्मीर और पंजाब दोनों रहे ऑप्शन में, तो पंजाब को लीजिएगा, क्योंकि जब इसका क्लासिफिकेशन किया गया था तो ओरिजिन पंजाबी था, बाद में इसका सब क्लासिफिकेशन में नाम कश्मीर दिया गया। तो जब ऑप्शन दोनों रहे तो पंजाब को सिलेक्ट करना है, कश्मीर को नहीं, लेकिन कोई नहीं रहे तो कश्मीर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी है। सबसे पहले याद रखिए माजुली जो द्वीप है सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम है माजुली, जो किस रिवर में है आपको ब्रह्मपुत्र नदी में है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है 2929 किलोमीटर है और यांगसी ग्लेशियर मांग सरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदी का नाम है तीस्ता, तीस्ता के बाद से मानस, मानस के बाद से आपको क्या हो जाएगा, मानस के बाद से आपको हो जाएगा धनश्री, धनश्री के बाद से क्या हो जाएगा शुभनश्री, शुभनश्री, उसके बाद से लोहित, लोहित के बाद से कपिली, कपिली, मानस। ये सब क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये भी याद रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है मेरे भाई। तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का नाम है झील चिल्का झील, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। अगर पूछा जाए पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, तमिलनाडु के बॉर्डर पे। अगर पूछा जाए कुलेरू लेक, कुलेरू झील जो है किस राज्य में है, आंध्रा में है, इस याद रखिएगा। सांभर झील है क्या है, खारे पानी का झील है, राजस्थान में स्थित है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, नाम है वुल्लर झील है। अगर पूछा जाए लोकटक झील क्या है, लोकटक मीठे पानी का झील है और कहाँ पर है, मणिपुर में स्थित है और इसी में एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है आपका केबुल लेमजाओ। अगर पूछा जाए कि सिक्किम में कुछ झील का नाम बताइए, तो सिक्किम में उतना इंपॉर्टेंट झील नहीं है, तो मैक्सिमम झील का नाम मैंने बता दिया जहाँ से एग्जाम में सवाल बनते हैं। ठीक है, वुलर और क्या है, डल झील। अभी युग महोत्सव जो डल झील में हुआ है ये भी कहाँ, जम्मू कश्मीर में है। इन सब झीलों का नाम आप याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सुंदरवन, ये भी आपके टीआरई का 6 to 8 का ही सवाल है कि सुंदरवन के संबंध में कौन सा कथन सही होगा। चलिए आते देखते हैं। कह रहे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, यही नाम है। इसका नाम सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं ज़्यादा, इसीलिए रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। उपयुक्त में से एक से सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपको, क्या कह रहा है सुनिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का सबसे दूसरा जलप्रपात शिव समुद्रम है। भारत का सबसे दूसरा बड़ा और सबसे पुराना जलप्रपात का नाम है शिव समुद्रम। तो ये किस नदी के किनारे है, कावेरी नदी के किनारे है शिव समुद्रम। अगर पूछा जाए जोग या गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है भाई, शरावती नदी पर। किस पे, शरावती नदी पर। कहाँ पे, कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक में स्थित है। अगर पूछा जाए हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू कहाँ पर है भाई, हुंड्रू स्वर्णरेखा नदी पर आपको झारखंड में है। कुछ कुछ जलप्रपात का ऐसे नाम याद रख सकते हैं। धुआंधार पूछा जाए, धुआंधार जलप्रपात किस पे भाई, नर्मदा नदी पर है, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ जलप्रपात है जिसका नाम आप याद रख सकते हो, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कोरियोलिस बल के संबंध में कौन सा कथन इसमें से करेक्ट होने वाला है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। कोरियोलिस बल के संबंध में कौन सा कथन सही होगा, तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हो जाए, करेक्ट हो जाएगा। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होती है, बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध है या दक्षिणी गोलार्ध है, या उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ता है। याद रखिए उत्तरी गोलार्ध में किससे, राइट साइड मुड़ता है कोरियोलिस बल, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसकी उत्पत्ति में वायु और तापमान परिवर्तन के कारण, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जगह का नाम क्या है, मेघालय जगह है वो राज्य, और मौसिनराम जगह का नाम है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी। ठीक है, कह रहे कि भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया जाता है। तो ये प्रश्न जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आइए इसको हम लोग देखते हैं। अगर भारत में वनस्पतियों की बात किया जाए तो याद रखिएगा कि भारत में वनस्पति में सबसे पहले पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। मैंने क्या कहा साथियों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। वनस्पति से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं, अच्छा से कर लीजिए, इसको अच्छा से करवा दे रहा हूँ। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन को हम लोग सदाहरित वन भी कहते हैं, और ये सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके लिए कंडीशन क्या होगा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और गर्मी भी चाहिए इसके लिए। इसका क्षेत्र थोड़ा सा याद रखिएगा, इसका क्षेत्र कहाँ है, क्षेत्र से सवाल आपके बन जाएंगे। इसका क्षेत्र है पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा होगा, तो केरल पूछा जाए, केरल कर्नाटक में कौन सा वन भाई, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे, या फिर उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सदाहरित वन कहते हैं। वही असम मेघालय के क्षेत्रों में भी आपको यही वन पाया जाता है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी यही पाया जाता है। अंडमान निकोबार में 95% वन यही पाए जाते हैं। तो
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। इसके अलावा इसका क्षेत्र पश्चिमी घाट, कर्नाटक केरल वाला क्षेत्र और इधर असम वाला क्षेत्र हो जाएगा, मेघालय वाला, अंडमान निकोबार और क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। इसके पेड़ का नाम याद रखिएगा। इसमें आपको 2 पेड़ याद रखना इंपॉर्टेंट है तो बहुत, लेकिन एक सिनकोना रबर पूछेगा। सिनकोना और रबर किस तरह के वन है, तो याद रखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आते हैं। इसके अलावा इसकी पेड़ों की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 मीटर होती है। और इसके अलावा और भी बातें पूछी जाती है, इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा महोगनी, अबनूस, जारुल, बांस, बेंत ये भी आते हैं, लेकिन याद रखना है 2 इंपॉर्टेंट, रबर, सिरकोना पूछा जाएगा। रबर, सिरकोना किस में आते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आते हैं। चलिए इसके अलावा अगर पूछा जाए थोड़ा सा और इसको हम एक्सप्लेन करके कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की, तो आइए हम लोग कुछ और बातों को देखते हैं। अब इसमें आएंगे तो पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गया। दूसरा होता है पर्णपाती वन। क्या होता है भाई, दूसरा होता है पर्णपाती वन, जिसको पतझड़ वन कहते हैं। सिंपल सी बात, पर्णपाती में 2 पार्ट डिवाइड किया गया, एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और दूसरा क्या होता है, शुष्क पर्णपाती। तो वृक्ष डिसाइड नहीं होते, वृक्ष लगभग मिलते हैं, क्षेत्र भी लगभग मिलते हैं, लेकिन अब पूछा जाएगा वर्षा ये अंतर आता है। 200 से अधिक होगा तो क्या सदाबहार पाया जाता है, लेकिन 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी तो आर्द्र पाया जाएगा, और 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी तो क्या पाया जाएगा, शुष्क पाया जाएगा। अब उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती के बारे में इसका क्षेत्र पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि आर्द्र वाला का क्षेत्र बस पूछा जाएगा आपको। ये हिमालय का शिवालिक जो क्षेत्र है ना, शिवालिक के क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और इसका एक लकड़ी का नाम याद रखिए, चंदन। कहेगा चंदन किस तरह का भाई, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अगर पूछा जाए भारत में सबसे अधिक वन कौन पाया जाता है, तो उष्ण पर्णपाती वन पाया जाता है या पतझड़ वन। अगर उसमें भी सबसे अधिक कौन, तो शुष्क वाला सबसे अधिक पाया जाता है। लेकिन यूपीएससी में एक बार पूछा जिसमें शुष्क ऑप्शन में था ही नहीं, तो आर्द्र दूसरे स्थान पर, सबसे अधिक शुष्क दूसरे स्थान पे आर्द्र पाया जाता है। तीसरा होता है उष्णकटिबंधीय क्या आपका शुष्क भी देख लिया हमने। एक होता है कटीले वन एवं झाड़ियाँ। कटीले वन एवं झाड़ियों से क्या सवाल पूछा जाता है, चलिए इसको हम लोग क्लियर करते हैं। कटीले वन एवं झाड़ियाँ राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं देखते हैं। इसका एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश के कुरनूल से लेकर क्या याद रखिएगा, एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से लेकर आंध्र प्रदेश के कुरनूल तक एक चंदा मामा जैसे पट्टी पाई जाती है। क्योंकि अगर भारत का अगर मैप बनाया जाए तो भारत के मैप में यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों में क्या होगा, शुष्क वन पाए जाएंगे कि मरुस्थल है। लेकिन एक यहाँ एक्सेप्शन मिलता है कि आंध्र प्रदेश के इंदौर से लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर आंध्र प्रदेश के कुरनूल तक एक अर्ध चंदा मामा की तरह पेटी पाया जाता है। तो पूछेगा इसमें कौन सा वन भाई, शुष्क वन पाए जाते हैं। शुष्क वन के लिए कंडीशन 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होना चाहिए, ये पूछा गया एग्जाम में। और इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, याद रखिए बबूल, खैर, खजूर, नागफनी, कैक्टस इसमें आ जाते हैं। भारत के लगभग पूछा जाएगा कि भारत के लगभग 24.5% क्षेत्रों पे वनावरण है, ये पूछा जाता है कि किस भारत में पहली वन नीति 1952 में आई थी, और इसके तहत 33% क्षेत्रों पे वन रखने का आपका ऐलान किया। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक वन है, वहीं प्रतिशत के हिसाब से लगभग 85% वन आपको मिजोरम में पाया जाता है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश। अब प्रश्न पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्णन करें। बताइए, आसान नहीं हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर अगर देखना चाहें साथियों तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पढ़िए इसको। कह रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन बिल्कुल नहीं, उष्णकटिबंधीय कांटीले वन एवं झाड़ियाँ पाई जाएंगी 70 से कम वाला। 200 से ऊपर सदाबहार वन या वर्षा वन किस क्षेत्र में, पश्चिमी घाट, केरल, कर्नाटक और उधर असम, मेघालय अधिक वर्षा होगा। उसके बाद से पर्णपाती वन, पर्णपाती में आर्द्र वाला 100 से लेकर 200, शुष्क वाला 70 से लेकर के बाद और 100 के बीच में। ठीक है, आर्द्र में लकड़ी कौन पाया जाएगा, लकड़ी का नाम मैंने बता दिया था, लकड़ी क्या, चंदन पाया जाएगा। ठीक है, सिनकोना रबर किस में आते हैं, सिनकोना रबर आपको आते हैं उष्णकटिबंधीय सदाहरित में आते हैं। बताइए, तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भारत में चंदन किस प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति, सब टीआरई का सवाल, ये भी 6 to 8 का सवाल। बताइए वनस्पति से कितना सवाल। चंदन अभी मैंने बताया कि किस में आते हैं भाई, चंदन जो होता है किस में आता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में। अगर उसमें कोई पूछा जाए तो आर्द्र पर्णपाती में। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा। रबर सिरकोना किस में भाई, रबर सिनकोना किस में आता है, रबर सिनकोना आपको आता है सदाबहार वन या फिर
तो आपको सदाहरित वन में। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी वर्षा वन के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या विशेषता होगी। बिल्कुल सही है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और अधिक तापमान चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। पेड़ सदाबहार वन घने ऊंचे एवं स्तरित होते, बिल्कुल सही है। सभी पेड़ एक मौसम में एक साथ पत्तियां गिराते, इसके पतझड़ नहीं गिरते हैं, पत्तियां नहीं गिराती। उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका वृक्ष का नाम सिनकोना एंड रबड़ क्या हो जाएंगे, इसमें आते हैं। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना सेशन देखने में। सब लोग सेशन को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है बनवाने में, क्वेश्चन बहुत मेहनत लगा है, एक्सप्लेन करने में भी मेहनत लग रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। तो एक मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें मैं बता दूंगा कि भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व में 12 को यूनेस्को का मान्यता मिल चुका है, कंचनजंगा वगैरह भी मिल चुका है, लेकिन किसको मान्यता नहीं मिली है। तो इसमें से क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट होगा। यानी कि यहाँ पर गलत लिखा है, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नीलगिरी सबको मिल गया है, तो करेक्ट किसको नहीं मिला, सबको मिल गया है, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है 1986 में नीलगिरी, जिसका नाम है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में फैला है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन 1992 में किसको संबोधित करता है। इस सब प्रश्नों को हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, चूंकि पूछ दिया था और 6 to 8 करवा रहे थे, तो इसको मैंने कंसीडर कर लिया। लेकिन डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका किसका होगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका होगा आपको इन्वायरमेंट के सेक्शन में, जब इन्वायरमेंट के PYQ करवाएंगे। तो याद रखिएगा, इसका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, बिल्कुल। इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास विकसित विश्व राजनीति संकट, इसमें से उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। वैसा संसाधन जो नवीकरणीय नया नहीं हो पाता है, नवीकरणीय मिट्टी भी है, हवा भी है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई से संबंधित है और सामुदायिक वनीकरण से संबंधित है। याद रखिएगा भाई कि इसमें कौन सा है, चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था और उत्तराखंड के टिहरी में हुआ था। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में चला गया, उस समय उत्तर प्रदेश था। तो इसके नेता का नाम याद रखिएगा, तो इसका नेता का नाम तो गौरा देवी, किसका नाम, गौरा देवी, गोविंद सिंह रावत और क्या है, चंडी प्रसाद भट्ट, इनका नाम याद रखिएगा। चिपको आंदोलन से संबंधित है, 1973 में हुआ था, पेड़ों की कटाई से रिलेटेड था और लोग पेड़ों को काट रहे थे, उनको बचाने से रिलेटेड था। इसके अलावा और भी आंदोलन हुए पेड़ों से रिलेटेड या फिर पर्यावरण आंदोलन हुए, जिसमें याद रखिएगा नवधान्य आंदोलन। ठीक है, ये जैव विविधता को लेकर था, ठीक है। और एक होता है बीज बचाओ आंदोलन, किससे, इसका नेता कौन था, विजय जड़धर इसके नेता थे। अगर वही पूछा जाए आपसे कि नवधान्य आंदोलन का वंदना क्या थी, इनकी नेता थी, क्या हो जाएगा इसका आंदोलन, आंसर क्या था, चिपको आंदोलन इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में क्या सही नहीं है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं ऐसी होती है कि नदियों पर बांध बनाकर एक से अधिक काम किया जाएगा, बिजली उत्पादन किया जाएगा, उसके अलावा आपके सिंचाई की जाएगी, उसके अलावा आपके नहर निकाल के जो सूखा क्षेत्र है सिंचाई की जाएगी, बांध बनाएंगे तो बाढ़ नियंत्रित होगा। तो इसमें क्या करेक्ट होगा, आइए, इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, ये नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए बिल्कुल सही है। जलाशयों का निर्माण और जल भंडारण और जलीय कृषि, एक्वाकल्चर नहीं होगा। सिंचाई कर सकते हो, लेकिन एक्वाकल्चर क्या होता है, पानी में पौधा उगाना, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित में से राज्य भर में सभी घरों पर जल संचय अनिवार्य करने वाला राज्य कौन बन गया है, इसके लिए कानून लाया है। एकदम सही करेक्ट आंसर तमिलनाडु होगा। बार हर शिफ्ट में ये सवाल करंट के स्तर पर पूछा था। अगला सवाल करें, गुजरात में नर्मदा नदी पर बनने वाला सरदार सरोवर बांध के कौन से राज्य इसमें लाभान्वित होते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। हर शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया है कि सरदार सरोवर डैम से कौन सा राज्य क्या होगा, लाभान्वित होगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा नदी पर है, सबको पता है। इसके अलावा एक पूछा जाता है भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल किस पे है भाई, सतलज पर है। इसका भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से राज्य लाभान्वित होंगे, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आपका भाखड़ा नांगल बांध से जो सतलज नदी पर इससे क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। अगर पूछा जाए कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है साथियों, याद रखिएगा हीराकुंड बांध, नोट करिए,
हीराकुंड जो बांध है, हीराकुंड किस नदी पर है? आपको महानदी पर है, महानदी पर है। और भारत का सबसे क्या है, लंबा बांध है हीराकुंड। ठीक है। अगर पूछा जाए कि टिहरी जो बांध है ये सबसे भारत का ऊंचा बांध है, किस नदी पर है? अलकनंदा, भिलंगना, भागीरथी और भिलंगना नदी के क्या है, संगम पर है। ठीक है, तो इसको भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा और भी सारे डैम है जिसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा सा डैम को एक बार और देख लीजिएगा, नहीं तो कभी मौका डैम का मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा, तो ये सारे डैम को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है भाई? नागार्जुन सागर को याद रखिएगा, कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर किस पे है भाई? कृष्णा नदी पर है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी सवाल बनते हैं, जैसे कि मैथान बेल पहाड़ी तिलैया, मैथान बेल पहाड़ी तिलैया किस नदी पर है भाई? आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, ये दामोदर की सहायक जो नदी है बराकर, इस पर है। एक सवाल पूछता है कि सरदार सरोवर बांध को ऊंचाई को बढ़ाने में विरोध एक हुआ था, तो किसने किया था? तो मेधा पाटकर ने। किसने? मेधा पाटेकर ने विरोध किया था। एक पूछता है कि किसने भारत के बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत का मंदिर कह के पुकारा था? क्या थे? जवाहरलाल नेहरू थे, उनका नाम याद रखिए। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत में खेती के आदिम रूप के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो भारत में जो है बेबर, मिल्पा, सभी पामाडाबी सब प्रयोग करते हैं इसमें। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है, करेक्ट आंसर इज उपयुक्त में से एक से अधिक क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, चूंकि ये स्थानांतरित खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कृषि का सवाल है, तो मिल्पा, बेबर सबके बारे में आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं आपको। ठीक है, अगला सवाल आ ही गया। झूम कृषि को कौन से मेल क्या है आपका, कौन सा सही है? मिल्पा मध्य अमेरिका में कहते हैं, कानून को मैक्सिको में कहते हैं, लदान कहाँ कहते हैं? मध्य अमेरिका में। तो मिल्पा मध्य अमेरिका में कहते हैं, और मैक्सिको में भी क्या कहते हैं भाई? मैक्सिको में भी हम लोग मिल्पा के नाम से जानते हैं। कानू को वेनेजुएला में कहा जाता है, वेनेजुएला में। उसके बाद आपको लदांग मलेशिया इंडोनेशिया में, मलेशिया इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं। चेना श्रीलंका में कहा जाता है, श्रीलंका में। अगर पूछा जाए रोको कहाँ कहा जाता है? रोका ब्राज़ील में कहा जाता है। जिसको डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है जाकर मेरा एग्रीकल्चर का वीडियो देख लीजिए, डिटेल में पढ़ाया है, इसमें से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करता है? फिर ये पूछा था एक बार सवाल, देखिए 9th पे अब हम लोग आ गए। पीआरटी खत्म, पीआरटी खत्म, 6 to 8 खत्म, अब 9th यानी कि टीजीटी पे आ गए। टीजीटी में क्या ध्यान रखना है आपको? टीजीटी में फिर सवाल यही रिपीट कर गया, यही सिखाना चाह रहा था, इसीलिए प्रश्न लाया कि 6 to 8 का भी प्रश्न जो मैंने पढ़ाया आपको टीजीटी में भी वही प्रश्न रिपीट कर गया। कौन सा? सरदार सरोवर बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है मेरे भाई? गुजरात, राजस्थान, कहाँ गया? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, कहाँ गया? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की क्या है? ये संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये इज करेक्ट आंसर। अधिकांश नदी घाटी परियोजनाओं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए निर्माणित हुई है, परंतु इनसे बाढ़ नियंत्रित स्थिति भयावह हुई है। क्यों? इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए हैं, अत्यधिक वर्षा से बांध पानी छोड़ना पड़ रहा है, बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हो रहा है, या फिर इसमें से क्या करेक्ट आंसर हो? तो चलिए इस प्रश्न में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनके जलाशयों में अवसाद जमा अत्यधिक हो गए हैं, बिल्कुल। अत्यधिक वर्षा से बांध में पानी छोड़ना पड़ रहा है, व्यापक। इसमें से कोई नहीं करेक्ट माना था आयोग ने। इसका क्या होगा? इसमें से कोई नहीं। इसका प्रॉपर कोई आंसर नहीं था कि अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं बाढ़ को रोकथाम के लिए निर्माणाधीन हुई है, मतलब कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए नदी घाटी परियोजनाएं बनी है, परंतु इससे बाढ़ और भयावह हुआ है। क्यों? तो इसका कोई ये एग्जैक्ट रीजन नहीं है कि भाई जलाशय अत्यधिक अवसाद नीचे जमा हो जाएगा, तो क्या ये रीजन है? बिल्कुल नहीं है। अत्यधिक वर्षा से पानी छोड़ना पड़ रहा है, ये रीजन कुछ एग्जैक्ट नहीं था, इसलिए आयोग ने इसका ऑप्शन ई मान लिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा संचयन को लेकर कानून अनिवार्य किया है। तमिलनाडु। अभी पूछा था ना किस में? 6 to 8 में किसमें पूछ दिया? टीजीटी में। तो इसीलिए कभी भेदभाव आपको नहीं करना है। अगला प्रश्न है कि कृषि रिपोर्ट 2014 के मुताबिक भारत में विश्व में सेकंड प्रोडक्शन में किस फसल के प्रोडक्शन में क्या है? भारत सेकंड पोजीशन पे है। तो इस तरह का प्रश्न पूछा था कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि अगर बात किया जाए प्रोडक्शन का, तो अगर देखा जाए तो निम्नलिखित फसलों में से चावल जो है चीन पहले स्थान पर है, लेकिन दूसरा स्थान भारत का है। ये पूछ रहा है सेकंड प्रोडक्शन भारत किस फसल का करता है? गन्ना ब्राज़ील पहले स्थान पर है, लेकिन सेकंड प्रोडक्शन क्या है? भारत है। जिन्होंने नहीं देखा है बार एग्रीकल्चर का मेरा वीडियो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में होगा, क्लियर हो जाएगा। कपास में भी आपको, कपास में भी चीन का के बाद भारत का स्थान सेकंड है। तो सभी फसलों में हो जाएगा, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं कि किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार इसमें से क्या है?
तो संस्थागत सुधार होता है, भूमि सुधार संस्थागत सुधार नहीं है। ठीक है, पूछा कि संस्थागत सुधार क्या है इसमें। ठीक है, तो किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार जो होगा इसमें आपके क्या हो सकते हैं। संस्थागत सुधार में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन होता है, मध्यस्थों का अंत होता है, खेतों का उपविभाजन और विखंडन होता है, लगान में कमी होता है, भूधारण अधिकारों की सुरक्षा करना होता है, खेतों के आकार में आपको सुधार, चकबंदी, हदबंदी, सहकारी और सामुदायिक कृषि को बढ़ावा देना, भूस्वामित्व कृषकों का हस्तांतरण सभी होंगे। तो इसमें पूछा गया कि किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था, इसमें से कौन। तो भूमि सुधार को माना जाता है संस्थागत सुधार, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल करेंगे, कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा मेरा, कोडरमा वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, मतलब कि खनिज वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। झारखंड का कोडरमा जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। और याद रखिए आंध्र प्रदेश जो है अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। बॉक्साइट में भारत में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। विश्व में प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन एल्युमिनियम में विश्व में प्रथम स्थान चीन पे। जिन्होंने मेरा खनिज संसाधन का वीडियो नहीं देखा होगा जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, हर चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लोहे के प्रोडक्शन में जो है लॉएस्ट में ऑस्ट्रेलिया आपको टॉप पे है, भारत में उड़ीसा टॉप पे है। अगर भारत में कुछ खनिज संसाधनों की बात किया जाए तो आपको झारखंड में किरीबुरू, उसके बाद से नोवामुंडी आपको क्या है, ये लोहा के क्षेत्र है। कर्नाटक में कुद्रेमुख है। बेलाडीला का खंड छत्तीसगढ़ में है। उसके अलावा भी देखा जाए बहुत सारे क्षेत्र लोहा के पाए जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो नहीं देखे हैं डिटेल में वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर मूल्य श्रृंखला में क्या हो जाएगा, कपड़ा उद्योग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें जो ऑप्शंस देख रहे हो इसमें से मक्का किस में आ जाएगा, खरीफ फसल क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, रागी हो जाएगा। ये सब किस में आते हैं, खरीफ फसल में आते हैं। ऐसे मूंगफली हो जाएगा, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, चावल हो गया। ये खरीफ फसल में आते हैं। तो गेहूं मटर जो होते हैं रबी में आते हैं, गेहूं मटर सरसों इत्यादि होते हैं रबी में आते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, खरीफ की बुआई कटाई सब मैं बता रखा हूं कि किस महीने में कटाई किस महीने में बुआई। जाके मेरा एग्रीकल्चर कृषि वाला वीडियो देख लीजिएगा। मैं फिर भी एक बार बोल दे रहा हूँ कि खरीफ की कटाई बुआई जो होती है जून जुलाई में होती है, वही इसकी कटाई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है। वही रबी फसल की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है, और इसकी कटाई जो है मार्च अप्रैल में की जाती है। मेरा वीडियो जाके देख लीजिएगा। जायद फसल जो इसके बीच में लगते हैं, ककड़ी खीरा, मार्च से लेकर जून में ककड़ी खीरा, तरबूज, खरबूज, कोदो, काठी, सब किस में आते हैं आपको, जायद फसल में। नगदी फसल क्या होते हैं, कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, जिनको हम बेचने का पर्पस क्या होता है, पैसा कमाना। जैसे कि आपको कपास हो गया, गन्ना हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, सारा किस में आ जाएगा, नगदी फसल में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सी फसल विकसित होने में 1 साल का समय लगता है। तो इसमें जो फसल आप देख रहे होंगे इसमें कपास को तैयार होने में 5 से 6 महीना लगता है। ठीक है, इसके अलावा पटसन को तैयार होने में 4 से 5 महीना लगता है। वही जौ को तैयार होने में 3 से 4 महीने, यानी कोई भी फसल नहीं है 1 साल वाला फसल आपको गन्ना है, उसको ध्यान रखिएगा। यानी ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट हो जाएगा, इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल का, राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा भाई कि राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको कहते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग आपको भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसको क्या कहते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा बिछाए जाते हैं। और NHAI की स्थापना पूछे आपसे तो 1995 में NHAI की स्थापना हुई थी। और नेशनल मार्ग जो होते हैं, नेशनल हाईवेज जो होते हैं, इन्हीं के द्वारा बिछाए जाते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा सड़कें होती हैं उनको बिछाती है। BRO इसका नाम है, इसकी स्थापना 1960 में की जाती है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत में विश्व पर्यटन में किस स्थान पर, भी कोई इसका नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पर्यटन का रिपोर्ट आया था तो इसमें कोई क्लियर नहीं हो पाया था, इसलिए आयोग जो था इसका उपयुक्त में से एक कोई नहीं आंसर मान लिया था। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत की जाती है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। वही पुरानी जलोढ़ को हम बांगर कहते हैं। जो हर साल बाढ़ के द्वारा बहा के लाई जाती है उसको खादर कहा जाता है। अगर जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र की बात की जाए तो भारत में अगर बात करें यहाँ से सतलज से लेके आपको ब्रह्मपुत्र का मैदान, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड इन क्षेत्रों में, और थोड़ा राजस्थान से लेकर यहाँ पर गुजरात के क्षेत्रों में। इसके अलावा यहाँ पर पूर्वी तटीय जो प्रदेश हैं
यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत के टोटल 40% क्षेत्रों में पाई जाती है। सबसे अधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। इसको एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है और इसको दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। सबसे उपजाऊ है, पूछा जाए सबसे उपजाऊ मिट्टी का नाम जलोढ़ मिट्टी है। और क्या सवाल पूछे जाते हैं, इसमें आपको चावल, गेहूँ, गन्ना, मक्का इत्यादि के फसल का उत्पादन किया जा सकता है। यानी कि क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए सबसे आदर्श होती है? भाई काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी का क्षेत्र देखें तो यहाँ पे दक्कन का पठार जो क्षेत्र है बेसाल्ट चट्टानों से बना है, ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। और याद रखिएगा काली मिट्टी में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। रीजन क्या है कि जीवाश्म क्या होते हैं, ये लावा से बना है, या ज्वालामुखी निकल के ऊपर ठंडा होता है उसको लावा कहते हैं, मैग्मा ऊपर आके जाकर ठंडा होगा तो। अब जीवाश्म से बनेगा तो इसमें क्या होते हैं, इसमें ज्वालामुखी में कभी जीव होंगे, जीवाश्म नहीं पाए जाते। इनका नाम क्या है, रेगुर मिट्टी, इनका नाम है रेगुर मिट्टी। इसके अलावा इनको लावा मिट्टी कहते हैं चूँकि लावा से बने हैं। और इसकी मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है, इसीलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसके अलावा चेरोनोजम भी कहा जाता है। इसके अलावा स्वतः जुताई वाली मिट्टी, क्योंकि ये मिट्टी जब भीगती है तो गीली होती है, लेकिन जब सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है, इसीलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि इस मिट्टी की खास बात क्या है कि इसकी रंग काली होती है और ये कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। और सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक इन क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश और यहाँ पर थोड़ा आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों में काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में। और यहाँ मालवा क्षेत्र में, अगर क्षेत्र पूछा जाए तो दक्कन पठार और मालवा के क्षेत्र में आपको काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कपास के लिए सबसे उपयुक्त। कपास के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर कौन है, गुजरात, लेकिन सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ पे है भाई, सबसे अधिक काली मिट्टी महाराष्ट्र में। चलिए अगले सवाल पर मूव करते हैं। कह रहे कि भारत के किस जगह पे सबसे अधिक वर्षा होती है, मेघालय के मासीनाम में। सबसे कम कहाँ पे भाई, सबसे कम लेह में मात्र 9 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अभी हाल ही में प्रधान शिक्षक ने सवाल पूछा था। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अच्छा, श्रीनगर किस नदी किनारे भाई, बताना। श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर, श्रीनगर और बारामूला झेलम नदी के तट पर स्थित है। अब एक सुमेलित करने के लिए आया हुआ है, चलिए हम लोग सुमेलित करके बनाते हैं किसका क्या होगा। सबसे पहले मैक्सिको में क्या कहते हैं भाई, मिल्पा कहते हैं, यानी क्या हो जाएगा, म से मिल्पा ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। अगर ब्राज़ील की बात करें, ब्राज़ील रोका हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। वियतनाम में क्या कहते हैं, इंडोनेशिया में लद्दाख के कहाँ चला गया, रोका 2 हो गया क्या, एक रोका होगा एक रे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। एक ऑप्शन रोका होगा और एक क्या होगा, रे होगा, तो एक को रे कर लीजिएगा, ठीक है। तो वियतनाम वाला क्या हो जाएगा, वियतनाम वाला रे हो जाएगा, तो इसका बी का 4 जो होगा ना, इसको रे बस लिख लीजिएगा। वियतनाम में क्या कहते हैं, हम रे कहते हैं, और इंडोनेशिया मलेशिया में हम लोग लद्दाख के नाम से जानते हैं। तो एक रे नया शब्द सीखे, रे कहाँ कहते हैं, वियतनाम में हम लोग रे के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं भाई। भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति कहा जाता है, किसने शुरू किया था? याद रखिएगा 18 अप्रैल कब, 1951 में विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने कहाँ से? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली अभी कहाँ पे चला गया, तेलंगाना में डिस्ट्रिक्ट से। इसकी शुरुआत किसे, जिसको हम क्या कहते हैं, भूदान आंदोलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जिसको भूदान आंदोलन, तो क्या हो जाएगा, विनोबा भावे इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज के कारण होती है? तो याद रखिएगा कि टूथपेस्ट में जो चमक होती है अभ्रक की उपस्थिति के कारण होती है। याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट है? तो बरौनी में है। बरौनी कहाँ है? बेगूसराय में है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। बेगूसराय में थर्मल पावर प्लांट है। इसके अलावा ध्यान रखिए क्योंकि और बेगूसराय में क्या है, बेगूसराय में एक उर्वरक संस्थान भी है, उसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और बरौनी में क्या है, आप कमेंट करके बताइएगा। बरौनी में नहीं, बेगूसराय में और क्या है, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम, इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली जो है 14,000 नहीं कहते हैं कि उसका कोड है 14001 के लिए ISO प्रमाणन मिला है। वो कौन सा है? तो NTPC है। NTPC की स्थापना 1975 में की जाती है। हेल गेल बेल सबका मैं बता चुका हूँ, जाके देख लीजिएगा इंडस्ट्री वाला वीडियो, उसमें जाके देख लीजिए। भारत में महारत्न कंपनी को संख्या 13 है, वही 16 जो है नवरत्न कंपनी है। महारत्न कितनी है? 13 है, ठीक है। चलिए एक जो था करेंट का क्वेश्चन था, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डरना नहीं है, ये क्या पूछ दिया। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो हाईवेज है, समय और दूरी को कम करने के लिए 4 शहरों को प्रमुख जोड़ता है। चलिए अब इसको बताते हैं, यहाँ से सवाल बने हैं। 4 शहरों को आपस में जोड़ता है, वो 4 शहर कौन से हैं? चारों शहरों का नाम याद रखिएगा। ये 4 शहरों का नाम क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा, एक दिल्ली हो जाएगा,
दिल्ली के बाद से कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता के बाद से क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, और मुंबई के बाद से चेन्नई। तो पूछेगा किन 4 शहरों को, तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, और किससे संबंधित है भाई, ये राज महामार्ग से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है। 4 शहरों को जोड़ता है। अब इसकी लंबाई जो 9800 कितना है, इसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है, और इसके 2 कॉरिडोर है, एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है और दूसरा क्या है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। तो ये पूछता है कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किससे जोड़ता है किसको, ये भी सवाल पूछा जाए। तो याद रखिएगा कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है श्रीनगर से किसको जोड़ता है भाई, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। वहीं ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है आपको पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है आपके गुजरात के पोरबंदर को किससे जोड़ता है, असम के सिलचर को जोड़ता है। याद रखिएगा, सवाल दोनों पूछा गया टीआरई में, दूसरा शिफ्ट में पूछ दिया गया है। और एक काटता कहाँ पे है, एक दूसरे को झांसी में काटता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई क्या करता है, इसको कनेक्ट करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टीजीटी 9th 10th का प्रश्न है, ये भी कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। तो आज़ादी के बाद सबसे पहला बनने वाला बंदरगाह का नाम था कांडला बंदरगाह। कुछ बंदरगाहों को देखा जाए तो यहाँ पर शॉर्टकट में कुछ बंदरगाहों को आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या है आपका, गुजरात में क्या है आपका कांडला बंदरगाह है, गोवा में मुर्मुरगोवा बंदरगाह है। उसके अलावा नीचे अगर आते हैं तो नीचे कौन सा स्टेट है भाई, कर्नाटक में क्या है, मैंगलोर वाला बंदरगाह हो जाएगा। उसके नीचे केरल में है तो कोची बंदरगाह हो जाएगा। उसके बाद से इधर आते हैं अगर तो इधर उड़ीसा में क्या हो जाएगा, उड़ीसा में क्या हो जाएगा, पारादीप हो जाएगा। फिर पश्चिम बंगाल में हल्दिया हो जाएगा, हल्दिया के बाद से कोलकाता भी हो जाएगा। और उसके बाद से इधर आइएगा तो इधर तमिलनाडु में एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरन हो जाएगा। तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो सारे बंदरगाहों को आप ध्यान रख सकते हैं। एक पूछा जाता है कृत्रिम बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर मुंबई में और बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा, मुंबई बंदरगाह और नहाशोआ बंदरगाह भी यहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। तो इनको डिटेल में थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक सवाल पूछा जाता है कि कृत्रिम बंदरगाह और प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो नाम याद रखिएगा, बस कृत्रिम याद रखिए, बाकी प्राकृतिक आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। कृत्रिम बंदरगाह में आपका तमिलनाडु का 3 बंदरगाह, एन्नोर, तूतीकोरन और चेन्नई, 3 ये हो गए। और एक नहाशेवा कहाँ पर है भाई, मुंबई में। 4 क्या होते हैं आपके प्राकृतिक बंदरगाह हो जाते हैं। चलिए अगले सवाल पर मूव करते हैं। कह रहे हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। सबको पता है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कमेंट करके बताइए, सबसे ज़्यादा कोयला का प्रोडक्शन भारत में छत्तीसगढ़ राज्य में होता है, वहीं विश्व में चीन कोयला के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर आता है। कोयला का भंडारण मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। कोयला का भंडार जो है भारत में किस राज्य में सबसे अधिक कोयला का भंडार है, ये भी कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है। चीन और दूसरे स्थान पर भारत आया था। गेहूं में भी हो सकता है कि यहाँ पर चावल पूछा, आपके अगले शिफ्ट में गेहूं पूछ दे। तो गेहूं के प्रोडक्शन में कौन सा है, चीन है, भारत क्या है, सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है। तंबाकू में भी चीन है, भारत सेकंड पोजीशन पे है। भारत किस में पहले है, दूध में भारत पहले स्थान पर है, दाल में है, और किस में है, तिलहन में भारत प्रथम स्थान पर आता है। तो इनका सारा का ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले सवाल पर मूव करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय वन नीति कब लाई गई थी। 1952 में लाई गई थी। वर्तमान में मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक क्या है, वन है। वही क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश, मिजोरम जो है 85% वन जो है मिजोरम में प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक है। इन सब बातों को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। वन नीति के हिसाब से 24.5% वन है, जाके देख लीजिएगा, वनावरण बताया गया और पूछा भी है सवाल, ठीक है। प्रत्येक 2 साल पे क्या फॉरेस्ट पॉलिसी जारी की जाती है, उसको भी ध्यान रखिए। 1987 से जारी किया जा रहा है। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाएगी। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है, क्या हो जाएगा, बॉक्साइट। गैलेना किसका हो जाएगा, गैलेना किसका हो जाएगा बताइएगा, गैलेना सीसा का हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्यूप्राइट कॉपर का हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। मरुस्थल के बारे में बता चुका हूँ। गोबी मरुस्थल कहाँ था भाई, चीन में। और कैसा मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल। पहला क्वेश्चन के बाद 3-4 क्वेश्चन के बाद ऑस्ट्रेलिया में मैंने बताया था गिब्सन सिप्सन ग्रेट विक्टोरिया। अफ्रीका में सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल। भारत में मरुस्थल थार मरुस्थल, भारत पाकिस्तान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल। पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में ठंडा मरुस्थल। उसके अलावा चिली में कौन सा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल सबसे सूखा मरुस्थल। उसके अलावा डाफोद हमद रबल खाली जो है, इसके बारे में बताया था। आप जाके पीछे वाला फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, सीन नदी जो है किस नदी, सीन जो शहर है, पेरिस जो है, पेरिस जाएंगे सीन होगा, ठीक है। तो लंदन जो शहर है ये किस नदी किनारे है, लंदन जो है टेम्स नदी किनारे है, ठीक है। लंदन टेम्स नदी किनारे है। और रोम जो है टाइबर नदी किनारे स्थित है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए
पेरिस चीन आपने जान लिया। तो यहाँ से सारी राजधानियों को एक बार देख लीजिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रिया का वियना जो है किस नदी किनारे है उसको एक बार देख लीजिएगा। ऑस्ट्रिया का वियना जो है, वियना पूछ दे अगर, वियना है डैन्यूब नदी किनारे। किस नदी किनारे भाई? डैन्यूब नदी किनारे। सारा ये पूछा जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। कहाँ पर नहीं है भाई? उड़ीसा में तो है ही, मध्य प्रदेश में है ही, और बिहार में नहीं है। उस समय का प्रश्न, आप झारखंड रहता तब बिहार में भी होता। उड़ीसा जो है लोहा के प्रोडक्शन में भारत में पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश में आपको भी लोहा पाया जाता है, लेकिन बिहार में नहीं पाया जाता। लोहा के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ अवस्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिएगा। देखिए दक्षिणी गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में अवस्थित है। इसके अलावा आपको मैत्री भी ध्यान रखिएगा, ये भारत के शोध संस्थान है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण हिमालय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिणी अमेरिका की। तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी का नाम है क्या? अमेजन नदी। और अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में बहती है। अगर पूछा जाए आपसे कि यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम है वोल्गा। यही प्रीवियस ईयर एनालिसिस है। अगर पूछा है आपको दक्षिण अमेरिका का, यूरोप का पूछ देगा क्या? वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नील नदी है अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, ना कि केवल अफ्रीका का, विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है, आप ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी, कमेंट करके बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? मिसिसिपी कहाँ का है भाई? यूएसए का मिसिसिपी मिसौरी नदी है, इनको ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी मकर रेखा को काटती है? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वही जायरे और कांगो नदी जो है आपको विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में गेहूं प्रोडक्शन की बात की, जिसने नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा। भारत में सबसे अधिक गेहूं का प्रोडक्शन जो होता है कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। भारत गेहूं के प्रोडक्शन में सेकंड पोजीशन पर है। वहीं अगर चावल का प्रोडक्शन की बात की जाए तो भारत में चावल जो है वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक चावल। लेकिन प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता क्या होती है? प्रति हेक्टेयर में जो उत्पादन किया है तो उत्पादकता कहते हैं। उत्पादकता में भारत में पंजाब जो है अव्वल स्थान पे है, दोनों में, गेहूं चावल दोनों में। ठीक है, प्रोडक्शन के बारे में बहुत सारी मैं बता चुका हूँ। कपास का उत्पादन सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है? गुजरात में सबसे अधिक कपास होते हैं। वही दलहन की बात की जाए, दलहन भारत में एमपी में सबसे अधिक होते हैं। अगर वही तिलहन की बात की जाए या सरसों की बात की जाए, राजस्थान में सबसे अधिक क्या होते हैं? सरसों होते हैं। ठीक है, ऐसे सारे प्रोडक्शन के बारे में बात कर चुका हूँ मैं, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा जाके। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जिन्होंने कृषि वाला वीडियो नहीं देखा होगा थोड़ा सा एक बार जाकर देख लीजिए, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के संबंध में एजेंडा 21 निहित है। एजेंडा 21 जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऐसे प्रश्न को उपयुक्त में से एक से अधिक लीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक सतत विकास से संबंधित, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका फैसला 1972 में किया है। तो 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था। 1973 से पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा अधिकतम कोयला उत्पादक देश का नाम है आपका चीन। भारत में कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादित करता है। ठीक है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार का नाम क्या है? इसमें जो आपको दिख रहा है कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार जो है, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि माकुम जो है भारत का सबसे पुराना तेल भंडार है, जहां पर 1866-67 में पहला तेल कुआं खोना गया था। कहाँ है? असम में। लेकिन प्रथम तेल रिफाइनरी की बात करें, रिफाइनरी जो है भारत की प्रथम कौन सी थी भाई? बॉम्बे, क्या कहते हैं उसको? डिगबोई में 1900 में पहली रिफाइनरी स्थापित किया गया था। अलग मैं बता चुका हूं इसमें, आज को डिटेल में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहे कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा नहीं देखा है जिन्होंने वीडियो, जाके इंडस्ट्री वाला और खनिज संसाधन देख लीजिए, बहुत यूजफुल होगा। विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम का उत्पादन जो करता है, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चीन जो है एल्युमिनियम का सबसे अधिक उत्पादन करता है। वही बॉक्साइट की बात करें, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया करता है। वही भारत में एल्युमिनियम की बात करें, भारत में उड़ीसा वो राज्य है जो एल्युमिनियम और बॉक्साइट के सबसे अधिक उत्पादन करता है। अगर मैग्नीज पूछा जाए, भारत में मैग्नीज जो है एमपी में मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक। अभ्रक पूछा जाए, अभ्रक आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादित होता है। अगर वही पूछा जाए आपसे कि और भी खनिज की बात किया जाए, कोयला छत्तीसगढ़ में, लोहा सबसे अधिक उड़ीसा में,
तो इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर थोड़ा सा चलता है। जिन्होंने नहीं देखा होगा प्लेलिस्ट में जाकर खनिज वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, आ गया ना। जिन्होंने कह रहा था कि लोग पीआरटी में पूछा था, अभी देखिए ये सबसे पहले पूछा है कब, टीजीटी में, कब 26 अगस्त 2003 को। लेकिन इस साल पीआरटी 2024 15 मार्च में भी ये प्रश्न पूछा था पीआरटी में। तो कभी भेदभाव मत करिए। गिब्सन सिप्सन ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। सारे रेगिस्तान को जो शुरू में मैंने रिवीजन कराया है ना, सबको जाके एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भूगोल की शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण से है। यहाँ से आपका शुरू हो गया पीजीटी यानी कि 11-12। तो इसमें जो है प्रश्न सेम ही रहते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा अलग होते हैं। भूगोल की शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास, शहरीकरण से है। तो इसमें देखिएगा कि जनसंख्या का, प्रवास का, शहरीकरण का किससे संबंध। इसमें जब सब शाखाओं को मिलाइएगा, मानव भूगोल में जनसंख्या, शहरीकरण हो गया, प्रवास, आर्थिक भूगोल सब मिलाइएगा, सामाजिक भूगोल, शहरीकरण वगैरह आ जाएगा। सारे भूगोल के मिला के क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। करेक्ट, किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है। याद रखिएगा, मैं बार बार चिल्ला कहता हूँ कि भारत में बस अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। न अग्नय में पाया जाएगा, न रूपांतरित में पाया जाएगा, बस जीवाश्म जो पाए जाते हैं भारत के, किसमें, अवसादी चट्टानों में। क्योंकि अग्नय में आग होती है, क्योंकि आग का मतलब समझ रहा हूँ ना कि अग्नि वलय से बने हैं ज्वालामुखी से। और रूपांतरित में क्या होता है, इसमें ऊष्मा और रासायनिक अभिक्रिया होती थी। जहाँ पर ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया होगा जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। याद रखिए, भारत में अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स में केवल पाए जाते हैं, क्या, आपके जीवाश्म पाए जाते हैं। थोड़ा चट्टानों के बारे में बात करें तो ग्रेनाइट जो है पूछा जाएगी, अग्नेय चट्टान कौन है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट को ध्यान रखिएगा। ग्रेनाइट बेसाल्ट किस तरह के चट्टान है, अग्नेय चट्टान है। अगर वही आपसे पूछा जाए कि अवसादी चट्टान क्या है, तो अवसादी क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, सेल अवसादी है। इसके अलावा चूना पत्थर हो जाएगा, चूना पत्थर क्या अवसादी है। वही डोलोमाइट हो जाएगा, डोलोमाइट क्या है, अवसादी है। उसके अलावा चौक जो है अवसादी है। इसके अलावा बालूका पत्थर अवसादी है। रूपांतरित में बहुत सारे आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल स्लेट हो गया, संगमरमर हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, नीस हो गया, एम्फोलाइट हो गया, सिस्ट हो गया, फाइलाइट हो गया, सर्पेंटाइन हो गया। ये आपको रूपांतरित में आ जाएंगे। ऑप्शन अवसादी चट्टान में ही केवल जीवाश्म पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊष्मा का प्राथमिक जो स्रोत है वो क्या है, आपका रेडियोधर्मिता है। रेडियो एक्टिविटी जो तत्व होते हैं सबसे अधिक ऊष्मा लाते हैं। भूतापीय ऊर्जा का सबसे अधिक भारत में स्रोत है पूगा घाटी, लद्दाख में पूगा घाटी, और हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर है, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश। एचपी में कौन सा है, मणिकर्णिका और पार्वती घाटी। ये क्या है, भूतापीय ऊर्जा। कभी भूतापीय ऊर्जा पे अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। 86 नंबर प्रश्न क्या करें, क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा, एक तरफ पूरा दिन हो जाएगा, ठीक है, और एक तरफ पूरा रात हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना कि जहाँ स्थितियाँ रहेंगी वही रह जाएगी, यानी कि एक तरफ पूरा दिन हो जाएगा, मौसम खराब नहीं होगा, ये गलत है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि पृथ्वी का परिभ्रमण क्या होता है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पे जैसे लट्टू की तरह नाचता है ना, उसको परिभ्रमण कहते हैं। और सूर्य के चारों तरफ जो नाचता है उसको परिक्रमण कहते हैं। इंग्लिश याद रखिएगा, रोटेशन कहते हैं जो अपने अक्ष पर घूमता है, रिवोल्यूशन कहते हैं जो चारों तरफ सूर्य का घूमता है। तो कभी सवाल पूछे कि दिन और रात जो होते हैं, दिन रात किसके कारण होते हैं, याद रखिएगा परिभ्रमण यानी कि रोटेशन के कारण होते हैं। लेकिन मौसमों का बदलना किसके कारण होता है, ऋतुओं परिवर्तन किसके कारण होते हैं, ऋतु परिवर्तन, मौसम का बदलना आपके रिवोल्यूशन के कारण होती है। रिवोल्यूशन और पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण ऐसा हो पाता है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग मूव करते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल है कि प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल का विभाजन किया गया है किस भागों में। तो इसमें से क्या होगा, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार, ठीक है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे माना जाती है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर ने दिया था। यहाँ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब का कार्बन सिंक है। कार्बन सिंक का मतलब समझ रहे हो, जो कार्बन को अवशोषित करता है। तो याद रखिए भाई कि जहाँ पे सबसे अधिक वन होंगे वहीं तो कार्बन को शोषित करेगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि यहाँ पे विषुवतरेखीय क्षेत्रों में सबसे अधिक क्या होता है, कार्बन का अवशोषण हो पाता है, क्योंकि सबसे अधिक क्या है, वन है। सवाना क्या है भाई, कमेंट करके बताइएगा। सवाना जो घास का मैदान है कहाँ पर है, आप कमेंट से बताइएगा, ठीक है।
यांत्रिक अपक्षय में शामिल है। यांत्रिक अपक्षय में किसको किसको शामिल किया जाता है? इसमें चट्टान का भौतिक रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में कटना। यांत्रिक अपक्षय का मतलब होता है कि यांत्रिक वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से बड़ी चट्टानें जो होती है ना, बड़ी चट्टानें टूट टूट कर छोटी चट्टानों में कन्वर्ट हो जाती है, इसको यांत्रिक अपक्षय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? चट्टानों का भौतिक रूप में छोटे टुकड़ों में बंटना, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव को, उपजाऊ क्षेत्र को हम लोग लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएस कहते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ स्थलाकृतियाँ देखने को मिलेगी। जैसे नदी से पूछा जाए जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख या डेल्टा कहें किससे बनता है? नदी से बनता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि एक पूछा था ज्यूगेन इंसेलबर्ग और पूछा जाए ज्यूजेन किससे बनता है भाई? ये भी पवन से ही बनता है। लोएस भी पवन से, इंसेलबर्ग ज्यूजेन भी किससे बनता है? पवन से बनता है। अगर पूछा जाए आपसे कि एरेट किससे बनता है? एरेट हिमानी से बनता है। एरेट हिमानी यानी कि बर्फ से बनता है। अगर पूछा जाए कि काष्ठ प्रदेश किससे बनते हैं? अंधी घाटी। काष्ठ प्रदेश अंधी घाटी किससे बनते हैं? याद रखें, भूमिगत जल से। भूमिगत जल से काष्ठ प्रदेश अंधी घाटियाँ बनती है। सबको याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाए हिमोड या मोरेन, हिमोड मोरेन जो है ये भी किससे बनते हैं? आपको हिमनद से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अगले सवालों पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पेरू और चिली के तट पर चलने वाली धारा को किस नाम से जानते हैं? तो पेरू और चिली के तट पे जो धारा चलती है उस धारा को हम किस नाम से जानते हैं? इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा। उस धारा को हम हम्बोल्ट या पेरुवियन धारा कहते हैं। पेरू और चिली का तट आप देख ही रहोगे, दक्षिण अमेरिका के आसपास है। चलिए, इसके साथ ही हम कुछ धाराओं को बात करते हैं, चूँकि मैप में भी नहीं दिखा सकते क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग से पढ़ाएंगे, ये थ्योरी वाला वीडियो नहीं है, फिर भी मैं बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर प्रशांत महासागर की धाराएँ आपसे पूछी जाए कि प्रशांत महासागर की कौन कौन सी धारा है, याद रखिएगा कि क्यूरेशिया कहाँ की है भाई? प्रशांत महासागर की। कैसी है? गर्म है। क्यूरेशिया गर्म है। अगर पूछा जाए आपको अलास्का क्या है भाई? अलास्का क्या है? ये भी क्या है? गर्म है। इसके अलावा याद रखिए सुशिमा भी प्रशांत महासागर की धारा है, ये भी गर्म है। इसके अलावा पूछा जाए आपसे कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, एल नीनो की बात करते हैं, एल नीनो इंपॉर्टेंट है, एल नीनो भी प्रशांत महासागर की, भी गर्म है। अगर पूछा जाए क्यूराइल क्या है? ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। ठीक है, कैलिफोर्निया ये भी क्या है? ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर की जलधारा होगी। अब आते हैं थोड़ा सा आपको अटलांटिक महासागर की जलधारा। अटलांटिक महासागर में आपको धाराएं मिलती है कनारी। कौन सी धारा भाई? कनारी कैसी धारा है? ठंडी जलधारा है। अगर पूछा जाए बेंगोला जो है अफ्रीका के आसपास, बेंगोला भी कैसी है? ठंडी जलधारा है। अगर पूछा जाए फॉकलैंड कैसी जलधारा है? ये भी क्या है? ठंडी जलधारा है। अगर पूछा जाए लेब्राडोर, सब ठंडा को लिख रहे हैं, लेब्राडोर भी कैसी जलधारा है? ठंडा जलधारा है। इसके अलावा अगर पूछा जाए गर्म जलधारा, तो गर्म जलधारा को याद रखिए फ्लोरिडा क्या है? गर्म जलधारा है। इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम क्या है? अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। नॉर्वेजियन क्या है? आपके नॉर्वे वाली गर्म जलधारा है। इसके अलावा पूछा जाए आपसे कि ब्राज़ीलियन जो है, ब्राज़ील की धारा जो है ये भी गर्म जलधारा है। तो आप नोट करिएगा, साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या कि कह रहा है कि ये भी पीसीटी का सवाल है कि वलित पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस कथन को थोड़ा सा एक बार देखिए कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है इसमें वलित पर्वत यानी कि फोल्डेड माउंटेन में सही है। सबसे पहले अंतर स्पष्ट कर लीजिए कि वलित पर्वत यानी कि फोल्डेड माउंटेन होते क्या हैं। देखिएगा, अगर कोई इधर पर्वत है और दोनों तरफ दबाव पड़ेगा दोनों तरफ से और बीच वाला भाग उठ जाएगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। और एक होता है क्या? ब्लॉक पर्वत में क्या होगा? दोनों तरफ से खिंचाव आता है और बीच का भाग धंस जाएगा और किनारे वाला अपने आप उठ जाएगा। तो ऐसे पर्वतों को हम लोग क्या बोलते हैं? आपको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसमें स्टेटमेंट देखा जाए तो कह रहा है इसमें से एक से अधिक क्या होगा? सही होगा। वे संपीड़ित विवर्तनिका बलों के, देखिए है ना कि संपीड़ित हो रहे हैं, दोनों तरफ से दबाया जा रहा है, संपीड़न से बनते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। आगे कह रहा है कि वलित पर्वतों में गहरी घाटियाँ और पिरानुमा शिखर पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय अवसादी कयांतरित चट्टानें पाई जाती है, भी सही, यानी कि ऑप्शन एक में से अधिक करेक्ट होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं कि मौसम दशाएं घटित होने के लिए वायुमंडल के लिए कौन सा परत जिम्मेदार है? बताइएगा कमेंट करके, चिल्ला के बोलो। क्षोभ मंडल। समताप मंडल में क्या पाया जाता है? ओजोन पाया जाता है। ओजोन की खास बात ये लगभग 20 से 35 किलोमीटर के अंतर्गत पाई जाती है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित गतिविधियां होती हैं। वायुयान उड़ाते हैं किसमें? समताप मंडल में वायुयान। सबसे कम टेम्परेचर मध्य मंडल में होता है। उपग्रह का रेडियो वेव्स कहाँ से परिवर्तित होते हैं भाई? आयनोस्फीयर, आयन मंडल से। उपग्रह स्थापित कहाँ किए जाते हैं भाई? एक्सोस्फीयर में, यानी कि बाह्य मंडल में। सारी बातों को आपको ध्यान रखना है।
प्रश्न संख्या के उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को किस नाम से जानते हैं? ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा दिखा देना आपको। तो कुछ स्थानीय पवनों से नाम पूछे जाते हैं, पहले उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आएंगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्थानीय पवन यानी कि लोकल विंड्स जो है, अगर पूछा जाए चिनूक, चिनूक लोकल विंड्स मेरे भाई कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रखिएगा चिनूक जो है ये आपको पाया जाता है जो रॉकी पर्वत देखते हो ना, रॉकी पर्वत क्या है? उत्तरी अमेरिका, उसी के ढालों पे आपके चिनूक पवन पाए जाते हैं। यानी कि आप यूएसए कह सकते हो, कनाडा कह सकते हो, यहाँ पर चिनूक पवन पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए फान पवन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड या फिर कह सकते हो आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत का है स्विट्जरलैंड के आसपास ही है, उसमें भी फैला है, तो आपको फान पवन। अगर पूछा जाए अभी सिराको की बात कर रहा है, ये सिराको दिख रहा है, सिराको पवन की खास बात क्या है इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा सहारा मरुस्थल, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पर सहारा मरुस्थल, यहाँ पर भूमध्य सागर है। तो सहारा मरुस्थल से इस तरफ जो हवाएं चलती है ना, और यहाँ पर रेतों को उड़ा कर लेके जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको सिराको के नाम से जानते हैं। तो एक तरह का गर्म शुष्क रेत से भरी हवा है, और सहारा रेगिस्तानों क्षेत्रों से कहाँ चलती है भाई? इस साइड में चलती है आपको भूमध्य सागर की तरफ। अब इसका नाम पूछा जाता है अलग अलग जगहों पे क्या कहते हैं, इसको याद रखिएगा कि इसको इटली में क्या कहते हैं? इसको इटली में हम लोग रक्त वर्षा के नाम से जानते हैं। इटली में रक्त वर्षा क्यों? क्योंकि यहाँ से सहारा से लाल बालू लेके जाती है, यहाँ पर इटली के क्षेत्रों में वर्षा कराई जाती है। अगर पूछा जाए कि मिस्र में क्या कहते हैं भाई? मिस्र में खमशीन कहते हैं, मिस्र में खमशीन कहते हैं। लीबिया में क्या कहते हैं? लीबिया में इसको गिबली के नाम से जाना जाता है, गिबली, ठीक है। स्पेन में क्या कहते हैं? स्पेन में लेवेश कहा जाता है, लेवेस स्पेन में। अगर स्पष्ट नहीं भी दिख रहा होगा तो भाई मजबूरी है, मैनेज करके चलिएगा। ये सब क्या है? अफ्रीका की पवनें हो जाएगी। अफ्रीका की इतना ही नहीं और भी पवनें हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अफ्रीका में एक याद रखिएगा कि अफ्रीका में एक और है, क्या है? चले उस पर हम लोग बात करते हैं। अफ्रीका में एक आपको पाया जाता है आपको हरमट पवन। कौन सी? हरमट। हरमट पवन को कहा क्या जाता है? डॉक्टर पवन। हरमट पवन को हम लोग डॉक्टर पवन के नाम से जानते हैं। और ये किस क्षेत्र में? देखिए ये कहाँ चल रही थी? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, सहारा वाला में चला था कौन? आपका सिराको। लेकिन उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अफ्रीका से गिनी की खाड़ी की तरफ चलती है, इस साइड में। तो इसका नाम है डॉक्टर पवन, हरमट पवन, याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और पवनों को देखते हैं इसमें, तो आइए आते हैं अमेरिका यूएसए की पवन और कुछ पवनों को देखते हैं। तो अमेरिका यानी कि यूएसए में और सारी पवनें पाई जाती हैं, जैसे कि ब्रिक फिल्डर। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं पहले, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फिल्डर, याद रखिएगा फिल्डर कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। तो ब्रिक फिल्डर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। न्यूजीलैंड में क्या चलता है भाई? न्यूजीलैंड में नार्वेस्टर। भारत में भी कहा जाता है नार्वेस्टर, भारत में बेसिकली लू कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि आपको जोंडा कहाँ कहते हैं, ठीक है, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में हो गया, नार्वेंजर हो गया, लू भारत में हो गया। अगर पूछा जाए कि हबूब पवन, पूछा था हबूब पवन कहाँ की है? तो सूडान की पवन है, कहाँ की? सूडान की। कौन सी है? हबूब हो जाती है। इतना से ही काम नहीं चलेगा, थोड़ा ठंडी पवनों को भी देखना पड़ेगा हमको। चलिए आते हैं आगे देखते हैं। ब्लैक रोलर कहाँ का है? ब्लैक रोलर जो है यूएसए का है, उत्तरी अमेरिका का है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा एक मिस्ट्रल पवन, ये ठंडी पवन है, सब गर्म था, अब मिस्ट्रल ठंडी पवन। मिस्ट्रल पवन जो है भूमध्य सागर में चलती है, और बेसिकली बात करें देश का तो स्पेन, फ्रांस, फ्रांस को याद रखिए, फ्रांस ज़्यादा पूछता है। ये है स्पेन, फ्रांस में चलती है। नाम क्या है इसका? मिस्ट्रल पवन। अगर कहा जाए बोरा, बोरा भी एक तरह की ठंडी पवन है, ये भी भूमध्य सागर की तरफ चलती है, एड्रियाटिक सागर भूमध्य सागर के अंतर्गत ही आता है। और ये कहाँ पर? इटली, बोरा पवन को ध्यान रखिएगा। इसके हिसाब से प्रश्न कह रहा है कि उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान में भूमध्य सागर की चलने वाली हवा को हम लोग सिराको के नाम से जानते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, सिराको इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? यानी कि सीधे कहे तो गैस से सीधे ठोस में, या ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उसको ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका प्रश्न का? इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ऊर्ध्वपातन नहीं होगा, इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प जो है
तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है। तो जलवाष्प की बात कर रहे हैं तो कहीं नहीं आर्द्रता है, नहीं होगा। संघनन क्या होता है, संघनन को देख लीजिएगा। कंडेंसेशन इंग्लिश में कहते हैं। संघनन क्या होता है, संघनन में वह प्रक्रिया होती है जिसमें गैस से द्रव में बदलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस से द्रव में बदलना। जैसे कि बादल का संघनन, बादल जो होता है गैस अवस्था में सीधे बरसने लगता है, गैस से द्रव में संघनन कहलाता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। वाष्पीकरण को पता ही, वाष्पीकरण क्या होता है कि पानी का क्या वाष्प में बदलना, उसके क्या वाष्पिंग टेम्परेचर जो होता है उससे कम टेम्परेचर पे वाष्प में बदलना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 96, किस जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है। तो याद रखिएगा ऐसे प्रश्न को क्या हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला या फूड चैन। अब फूड चैन की बात हम आपको ईवीएस में करेंगे, अब ज़्यादा हो जाएगा, अब ज़्यादा करेंगे। जैसे हिरन होगा प्राथमिक स्तर में आएगा, हिरन को उप उत्पादक क्या होगा, पेड़ पौधा। हिरन जो होगा प्राथमिक स्तर में आएगा, ये उत्पादक हो गया। उसके बाद से बाघ वगैरह जो होगा क्या हो जाएगा, ये द्वितीयक स्तर में आएगा। इसके बाद से सांप वगैरह जो होगा मेढक को खाएगा, तृतीयक स्तर में आएगा। लिंडमैन जो था, लिंडमैन में क्या दिया था, 10% रूल दिया था कि ऊर्जा का स्थानांतरण 10% होती है। तो उसमें खाद्य श्रृंखला ये हो जाएगा। अपघटक क्या होते हैं, अपघटक क्या होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह क्या होते हैं, अपघटक कहलाते हैं। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा लैपिज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो इसमें देखिएगा तो लैपिज को सर्वोत्तम तरीके से, लैपिज क्या होता है कि तेज शिखर, खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, लैपिज कहते हैं। तो लैपिज क्या है कि शिखर तेज होगा, खांचे और लकीरों वाली एक अनियमित सतह को हम लोग इसको किसके नाम से, लैपिज। कास्ट स्थलाकृति है, कास्ट मतलब हमने बताया था चूना पत्थर से, चूना से बनता है, कास्ट स्थलाकृति है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवाल भित्तियों के विकास में आदर्श गहराई कितनी होना चाहिए, ना अधिक गहरा न कम गहरा, यानी कि ऑप्शन 200 से 300 फीट चाहिए। अब इसके लिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, प्रीवियस ईयर से ही फायदा होगा। टेम्परेचर याद रख लीजिएगा 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, ना अधिक गहरा ना अधिक उथला, मतलब थोड़ा सा उथला भाग ही चाहिए, उठा हुआ भाग चाहिए। ठीक है, ना नमकीन चाहिए ज़्यादा पानी, ना ज़्यादा अच्छा चाहिए थोड़ा सा। अगर बात करें प्रवाल भित्ति का, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति जो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। भारत में अगर बात करें अंडमान निकोबार, उसके अलावा बात करें लक्षद्वीप, इसके अलावा मन्नार की खाड़ी, उसके अलावा बात करें मन्नार की खाड़ी के बाद से आपको मन्नार की खाड़ी व कच्छ की खाड़ी में क्या पाए जाते हैं, प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं। प्रवाल एक तरह का मूंगा के तरह जीव होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास शब्द की परिभाषा। सतत विकास क्या होता है कि वैसी विकास जो अपने भविष्य को ध्यान रखे, कि मतलब हमारा भविष्य भी चल सके, उसको सतत विकास कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सतत विकास को कौन परिभाषित करता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास का संतुलन सतत विकास का एक कारण है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें कि तेजी से औद्योगिकरण भी क्या है, इसमें हम कुछ और देख रहे थे, आंसर कुछ और लगाया जा रहा था। इसका करेक्ट आंसर जो होगा, सतत विकास का मतलब होता है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास को संतुलित करना ही क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। ठीक है, आखिरी प्रश्न आज का, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित का मापदंड क्या है। इसका आंसर हो जाएगा गतिविधि यानी कि एक्टिविटी जो होती है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को क्या करता है, परिभाषित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज एक्टिविटी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लगभग 100 क्वेश्चन किया। 100 क्वेश्चन में आपका पीआरटी का था, 6 to 8 का था, टीजीटी का था, पीजीटी का था, सबने हमने कर लिया। तो जितने लोग हैं अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 2, जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चंस को करेंगे। सेशन कैसा लगा सब लोग कमेंट करके बताइएगा। जितने लोग लाइव देखिएगा उसको लाइक भी करते चलिएगा, देखते हैं कितने लोग लाइक करते हैं, कितने प्यार करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।